मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र कक्षा 10 के हैं और 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए आज का रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में क्या है आप सभी को बता देते हैं। इस रिवीजन क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। जितना आप लोग पढ़े होंगे उसका एक ही वीडियो में रिवीजन हो जाएगा। देखिए, आज आप सभी को 6 पेपरों का रिवीजन कराएंगे, ठीक है। जिसमें आपको हिंदी, विज्ञान, चित्रकला और सामाजिक विज्ञान का पेपर, फिर एक हिंदी का और पेपर और चित्रकला का संपूर्ण हल भी कराने वाले हैं। तो सिर्फ इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपके सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि एक वायरल पेपर है। आप इन पेपरों का हल जरूर देखिए। सिर्फ आप देखते देखते रहेंगे तो सभी पेपर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला पेपर यहाँ से प्रारंभ होगा हिंदी का, फिर इसके बाद ये क्रम से ही आपके सभी पेपर चलेंगे। सभी पेपरों को आपको एकदम लाइन टू लाइन एकदम याद करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 24 फरवरी को हिंदी का वायरल पेपर जो आने वाला है उस पेपर को यहाँ पे कराने वाले हैं। यदि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 90% या उससे अधिक प्रतिशत लाना चाहते हैं तो जो यहाँ पे आपको पेपर करा रहे हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो आपका मॉडल पेपर है, एक प्रकार का 2025 का वायरल पेपर है, ठीक है। इन पेपरों को आप जरूर हल देखा कीजिए। आज आप सभी को कक्षा 10 का हिंदी का वायरल पेपर कराएंगे। ये जो पेपर है आपको 24 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। तो जितने भी प्रश्न आप सभी को कराएंगे, सभी प्रश्नों को आप नोट करके सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह आपके एग्ज़ाम तक आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का वायरल पेपर कराएंगे। सभी पेपरों को एकदम तैयार कर लेते हैं तो आप 90% या इससे अधिक अंकों को आप आसानी से ला सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आपके सामने 2025 का हिंदी का वायरल पेपर है। देखिए, जब आपके सामने ये पेपर मिलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहता है अनुक्रमांक, जहाँ पे आपको अपने जो प्रश्न पत्र होगा उस पर अनुक्रमांक लिख दीजिएगा और यहाँ पे अपना नाम लिखना रहता है। ये पेपर का कोड है 801 HC है। इसी प्रकार से आपके पेपर पर लिखा मिलेगा। यहाँ पे लिखा रहेगा समय 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। आपका जो पूर्णांक रहता है टोटल 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, यानी कि 70 नंबर का आपको ये पूरा प्रश्न पत्र 70 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे कुछ देखिए आपको निर्देश दिए गए हैं। आपको निर्देश इसलिए बार बार यहाँ पे बता देते हैं जिससे आपको इन निर्देश के बारे में पहले से जानते रहे, जिससे बोर्ड के एग्जाम में आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न न हो। इसलिए निर्देश हम हमेशा बताते रहते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए निर्देश क्या है आपके। पहला निर्देश है कि प्रारंभ का जो 15 मिनट रहता है ना, आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना रहता है। दूसरा निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न इसमें जितने दिए रहेंगे सभी प्रश्नों को करना रहेगा। यहाँ पे तीसरा नंबर का निर्देश है कि जो प्रश्न पत्र है 2 खंड और खंड ब में विभाजित होगा। तो खंड अ जो रहता है उसमें 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। खंड ब में जो रहता है 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखना रहेगा। देखिए, यही जो पॉइंट बताएं यही आपका यहाँ पे दिया है कि 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। यदि आप OMR शीट आपको भर लेंगे तो उसमें देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे है कि काटना नहीं है, न इरेजर न वाइटनर, इन सब का प्रयोग OMR शीट पर कदापि नहीं करना है। अगला देखिए निर्देश क्या है आपका। अगला निर्देश है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। ये सभी आप सभी को पता है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, उसके सामने ये लिखा रहता है। 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है जो आपको बताएं वही चीज़ यहाँ लिखा है। खंड ब के सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही हल करना है, ये भी आपको दिया है। ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट निर्देश थे जो आपको पहले से जानना जरूरी है। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, खंड अ स्टार्ट होता है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि चिंतामणि के रचयिता है। देखिए, इस तरह क्वेश्चन बना है एक, इसका मतलब हुआ कि ये प्रश्न आपका 1 नंबर का है। ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा होंगे, जयशंकर प्रसाद जी होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे या प्रेमचंद्र जी होंगे। तो आप सभी को याद होगा कि चिंतामणि
के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ में आपको बता दें कि जिस प्रश्न का आपका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। इसे लिखने से क्या होता है ना कि आपको प्रश्नों का आंसर याद हो जाता है। तो कमेंट में आप इसका आंसर साथ में लिखते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर का है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है, यानी जो पंच परमेश्वर है इस कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए इसके नाम में ही छिपा है पंच। अब ऑप्शन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, प्रेमचंद्र है, यशपाल है, या राजेंद्र यादव हैं। यहाँ देखिए पंच लिखा है तो आप इसको पंच से याद रख सकते हैं, प्रेमचंद्र याद कर सकते हैं। पंच से प्रेमचंद्र, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी है। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने अगला प्रश्न जो है क्या है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, यानी कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन सा इसमें लिखा नहीं गया है? देखिए, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों का राजहंस, स्कंद गुप्त। देखिए जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया कौन कौन सा नाटक है? तो ध्रुव स्वामी ये लिखा है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। लेकिन लहरों के जो राजहंस है यह आचार्य जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका सही जवाब सी वाला हो जाएगा। इसलिए कि देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे नहीं, तो नहीं का नहीं वाला जवाब दिया जाता है। तो लहरों के जो राजहंस है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा नहीं गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है 14 नंबर का कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? यानी कि जो शेखर एक जीवनी है किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है आपको। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु या अज्ञे। तो शेखर एक जीवनी जो लिखा गया है ये अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 5वां नंबर का सवाल देखिए, अपनी खबर आत्मकथा है, ठीक है, किसके द्वारा? यानी कि अपनी खबर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, हरिवंश राय बच्चन की है, या श्याम सुंदर दास की है, ठीक है। तो अपनी खबर जो आत्मकथा है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि भूषण किस युग के कवि हैं? जो भूषण जी है ना ये पूछ रहा है कि किस युग के कवि हैं, जैसे आदिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, या आधुनिक काल के हैं, ये बताना है आपको कि भूषण किस युग के कवि हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको बता देना है कि देखिए भूषण जो है ये रीतिकाल के कवि हैं। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर का, ललित ललाम रचना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के इसका आंसर दे दीजिए। ललित ललाम मतिराम की है, पद्माकर की है, देव की है, या इसके अलावा भूषण की है? तो देखिए ललित ललाम जो है मतिराम के द्वारा लिखा गया है। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए ये म है ना, तो म से मतिराम याद रखिएगा, म लास्ट में है ना, म से मतिराम याद रखिएगा। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ललित ललाम रचना जो लिखा गया है मतिराम के द्वारा लिखा गया है, आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने अगला नंबर का जो सवाल है क्या है? यशोधरा रचना है, यानी यशोधरा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा, या सुमित्रानंद पंत के द्वारा, या मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, ठीक है। तो यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि यशोधरा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर का क्या है कि आंगन के पार द्वार रचना है, यानी आंगन के जो पार द्वार है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का, अज्ञे का, रामधारी सिंह दिनकर की, या नरेंद्र शर्मा की? ये किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है आपको, ठीक है। तो आंगन के पार द्वार जो है आप सभी को याद होगा किसके द्वारा लिखा गया है? अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना। ये तो सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि दीप शिखा किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा के द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो देखिए दीप शिखा आप सभी को याद है किसके द्वारा लिखा गया है? तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, कि दीप शिखा जो है महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या है
कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। आपके पेपर में एक करुण रस पूछता है, एक हास्य रस पूछता है। ये बोर्ड की एग्जाम का एकदम फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार आपके पेपर में आता है। तो करुण रस जो है, देखिए करुण मतलब क्या होता है, दुख होता है, शोक होता है। तो इसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, शोक होगा। करुण रस का अस्थाई भाव शोक, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा आप हास्य रस का याद रखिएगा, ये भी पेपर में बहुत पूछता है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो हास्य का होता है क्या, हास्य रस का हास होता है, ठीक है। हास का क्या हो जाता है, हास हो जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, अगला नंबर का प्रश्न क्या है, 12 नंबर का, कि चरण कमल बंदो हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, जैसे उपमा होगा, उत्प्रेक्षा होगा, या रूपक होगा, या यमक होगा। तो चरण कमल बंदो हरिराई में आपका रूपक अलंकार है, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्ष्य किस छंद का है। ठीक है, देखिए 1 नंबर का प्रश्न है, रोला का है, दोहा का है, सोरठा का या बैरवे का है। देखिए 24 जब मात्राएं किस में आती है, रोला में आता है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए 14 नंबर का, कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना। देखिए उपसर्ग का मतलब होता है कि कोई भी जो शब्द दिया रहता है उसके अंत में कौन सा शब्द जुड़ा है वही आपका उपसर्ग होता है। सॉरी यहाँ पे देखिए पर्यावरण जो होता है कि उपसर्ग का मतलब होता है कि कोई भी शब्द दिया रहता है उसके प्रारंभ में कौन सा शब्द जुड़ा है वही होता है उसका उपसर्ग। जैसे पर्यावरण है, इसका क्या हो जाएगा, परिधान आवरण, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिधान आवरण। जिसके इसके प्रारंभ में क्या जुड़ा है, परि, और यही क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला नंबर का प्रश्न आपका क्या है, 15 नंबर का, कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय जो होता है कि किसी शब्द के लास्ट में यानी अंत में जुड़ा होता है। जैसे महानता का क्या हो जाएगा, जैसे ऑप्शन है महा होगा, ता होगा, नता होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए महान, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरह होगा, महान प्लस ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ता। तो इसके अंत में क्या जुड़ा है, ता जुड़ा है ना, तो यहाँ पे इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, ता होगा। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सुख दुख में समास पूछा है कि सुख दुख में समास कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं कि जब भी आपको इस तरह हलंत का चिन्ह इस तरह मिले तो समझ लीजिएगा वहाँ पे हमेशा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व। जब भी आपको जैसे माता इस तरह करके पिता मिल जाए, माता पिता, तो इसमें कौन सा समास रहेगा, तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पे कौन सा होगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे द्विगु लिखा है, अब विभाव लिखा है, कर्मधारय है, द्वंद्व है। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। जैसे ऑप्शन है अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या नहीं होगा। तो देखिए अग्नि का जो पर्यायवाची अनल भी होता है, पावक भी होता है, ज्वाला भी होता है, जबकि अग्नि का पर्यायवाची जो है अनिल नहीं होता है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नहीं पूछा है तो नहीं का नहीं वाला जवाब आप दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का जो है, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कि जो अभ्युदय यहाँ पे लिखा गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अभि प्लस उदय, उदय। ठीक है, अभि धन उदय हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। देखिए ऑप्शन में देखिए कहाँ पे दिया, देखिए अभि धन उदय दिया, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का प्रश्न क्या है, कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति वचन रूप बताना है आपको। किसकी पंचमी विभक्ति और वचन रूप क्या होता है। जैसे यहाँ पे दिए मधु, मधु का क्या हो जाए, मधुता, मधुनी, या मधुनी, यहाँ पे मधुनी और मधुव्य दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, मधु का पंचमी विभक्ति में मधुता हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या है, कि पटिष्ठता धातु रूप का वचन बताना है और पुरुष। यहाँ पे बताना है कि पटिष्ठत का किस वचन का है, कौन सा इसमें पुरुष है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका पटिष्ठता जो होता है यह द्विवचन के अंतर्गत आता है और मध्यम पुरुष का ये होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए आपका 2025 का विज्ञान का एकदम वायरल पेपर है। इस पेपर का आप संपूर्ण हल देखिए। आपके बोर्ड के परीक्षा में मैक्सिमम सवाल जो पेपर हल कराने वाले हैं यही सब सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये 2025 का विज्ञान का पेपर है। देखिए खंड अ है, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न आपके प्रारंभ होते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपके क्या है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, छोटे अक्षर को पढ़ना है तो पहले नंबर पे जब छोटे अक्षर को पढ़ना है तो वहाँ पे कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस प्रयोग। पहले तो यही आप याद रखिए कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। अब देखिए जिसका फोकस दूरी कम होगा ना वो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आसानी होता है। जैसे ऑप्शन को पढ़िए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ये आपका सही हो सकता है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस तो होगा ना इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस तो हो सकता है, इसलिए कि आपको बताएंगे जो छोटा अक्षर को पढ़ना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करना ही है आपको। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस तो होगा नहीं। अब देखिए दो ऑप्शन आपका छट गया, दो ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो उत्तल लेंस के लिए आपको फोकस दूरी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब जाके आप छोटे अक्षरों को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो 10 और 20 में कौन छोटा है, 10 छोटा है। तो आपका कौन सा सही जवाब होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि लेंस में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का प्रयोग करेंगे। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए आप, तारों के टिमटिमाने का कारण है, तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है ना। ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब तारे टिमटिमाते हैं तो वहाँ पे जो घटना घटती है आपका अपवर्तन होता है। और कौन सा अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ में आप याद रखिएगा, पानी में रखा हुआ जो सिक्का होता है कुछ ऊपर उठाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण होता है। अब लोहे की छड़ जब पानी में रहता है तो कुछ टेढ़ा दिखाई देता है, किसके कारण, किस घटना के कारण, अपवर्तन के कारण। तो आप इन सभी एग्जाम्पल को भी साथ में आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने ये तीसरा नंबर का प्रश्न है। जितना प्रश्न बता रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप जरूर याद रखिए, बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या आपका, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अब बताइए, उत्तल दर्पण के द्वारा आप प्रतिबिंब को चाहे अनंत पे रख दें, चाहे आप उसको कहाँ पे रख दें, आप दर्पण के पास में रखें, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आपका प्रतिबिंब आभासी बनता है। पहले नंबर तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। पहले पॉइंट पे आप यही याद रखिएगा, आभासी बनेगा। साथ में कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है। अब ऑप्शन में देखिए है कहाँ पे, आभासी तथा छोटा। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको एकदम डिटेल में बताएंगे। आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो सभी प्रश्नों को आपको देखते देखते याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन वाला रंग कौन सा है। मतलब आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा अधिक विचलन किस में होता है। देखिए इसको बताने से पहले आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं, उसको जरूर याद आप रखिएगा। चलिए यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं। देखिए आपका एक होता है अपवर्तन, क्या होता है आपका, अपवर्तन, अपवर्तन याद रखिएगा। एक होता है विचलन, विचलन। एक होता है तरंग विचलन हो जाता है, एक होता है प्रकीर्णन। ये जितने प्रश्न बताएंगे आपको, सभी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछते हैं। एक होता है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य एकदम इसको एकदम रट लीजिएगा आप। एक तरफ लिखिए अधिक, एक तरफ लिखिए कम। ठीक है, देखिए अपवर्तन, विचलन, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा अधिक किस में होता है, तो आप इसमें लिखिए नीला और बैगनी, बैगनी, बैगनी। यहाँ भी बैगनी लिखिए और यहाँ भी बैगनी लिख लीजिए, बैगनी। ठीक है, तो बैगनी अपवर्तन, विचलन, प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी, बैगनी, बैगनी रंग का अपवर्तन पूछे चाहे विचलन पूछे चाहे प्रकीर्णन पूछे, सबसे अधिक किसका होता है, तो कम किसका होता है, लाल का। आप याद रखिएगा, लाल का अपवर्तन कम, इसके अलावा लाल का विचलन कम, फिर इसके अलावा प्रकीर्णन किसका कम होता है, लाल का कम होता है। तो इस तरह आप जरूर याद रखिएगा। देखिए तरंग दैर्घ्य में उल्टा कर दीजिए, लाल को यहाँ पर कर लीजिए और बैगनी को यहाँ पर लिख लीजिए।
इस प्रश्न को एकदम लिख लीजिए। ये प्रश्न बार बार आपको बोर्ड के एग्जाम में यही सब पूछता, अपवर्तन पूछता है, विचलन पूछता है, प्रकीर्णन, तरंगदैर्ध्य। तो तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक लाल का, कम बैगनी का। इसी तरह अपवर्तन, विचलन, प्रकीर्णन पूछे तो इन सब का क्या होता है, अधिक होता है, कम किसका होता है, लाल का होता है। ठीक है, इस तरह आप याद रखिएगा। अब चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं, पूछा क्या है, आंसर देख लेते हैं। विचलन कोण वाला रंग कौन सा है, तो अधिक देखिए पूछा है ना, अधिक किसका विचलन होगा, तो अधिक जो होता है आपका, देखिए यहाँ पे बैगनी तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, नीला। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि आपको पता होगा बैगनी पीला वाला होता है, तो बैगनी के बाद नीला नंबर आता है, तो नीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आपका अगला नंबर का जो प्रश्न है देखिए क्या है, सिंपल सा प्रश्न है, इसे भी आपको बताएंगे तो याद जरूर रखिएगा। कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कर सहित मिलान करना है आपको। देखिए ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का, इसका मिलेगा ये वाला। ठीक है, यानी कि पहले का सेकंड। अब ऑप्शन में देखिए पहले का सेकंड क्या, पहले का सेकंड ये ऑप्शन हो सकता है। पहले चौथा दिया है तो ये गलत हो जाएगा। पहले का देखिए थर्ड दिया है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले का सेकंड, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है या डी वाला ऑप्शन सही हो सकता है। अगला देखिए आप, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। देखिए दूसरा का तीसरा, देखिए दूसरा का तीसरा यहाँ पे दिया है, दूसरा का तीसरा यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा ना, इसलिए कि दूसरा का तीसरा होना चाहिए। इसका मतलब इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह आप आंसर निकाल सकते हैं। सभी का बता देते हैं। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विद्युत विभवांतर को होता है। सभी मिला लीजिए, देखिए ठीक है ना। तो इस तरफ आप ऑप्शन बोर्ड के एग्जाम में छाट सकते हैं, तो जैसे आपको बताएं इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर का प्रश्न देखिए आपका क्या है कि R व 2R प्रतिरोध के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2 हो तब R1 बटा के R2 ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका दो प्रतिरोध है ना, उसको क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे पहले क्या कर रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, फिर समांतर क्रम में जोड़ा है, तो कुल प्रतिरोध R1 R2 है। तो देखिए R1 यानी कि पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम। देखिए श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि दोनों प्रतिरोध को आप जोड़ लेंगे तो यानी R प्लस क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। R1 मतलब श्रेणी क्रम में 3R आया। अब कह रहा है इसको किसमें, समानांतर क्रम में। तो देखिए समानांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है बता देते पहले। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध या नाम दिया R2, तो आपको R2 लेना है। R2 बराबर होता है R1 गुणे R2 बटा के R1 प्लस R2 होता है। अब देखिए यहाँ R1 R2 का मतलब क्या है कि R1 का मान ये है, R2 का मान ये यहाँ पे ये है सवाल में। देखिए R1 का मान दिया R, R2 का मान कितना दिया 2R, अपान में इन दोनों का योग, यानी R प्लस क्या कर लेंगे 2R कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हल करते हैं। पहले इसका निकालिए आप, देखिए इसको हल कीजिए। देखिए R देखिए 2R का R में करेंगे 2R स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 2R स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 2R में R जोड़ेंगे 3R हो जाएगा, तो ये R से R कट जाएगा, कुल मिला के 2R बटा के 3 आ जाएगा। ये किसका मान है, R2 का मान है। ठीक है, अब देखिए सवाल में कहा है कि R1 बटा के R2 का मान कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे R1 अपन R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान कितना है 3R है, R2 का मान कितना है 2R बटा के 3 है। यहाँ पे देखिए 3R गुणे, यह जब भिन्न नीचे रहता है तो पलट जाता है, 3 ऊपर चला जाएगा और 2R नीचे ही रहेगा, R से R कट जाएगा, तितली के 9 और बटा के 2। अब देखिए 9 बटा के 2 आपका सवाल में दिया कहाँ पे है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 9 बटा के 2, अब देखिए 9 बटा के 2 कहाँ पे दिया है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए अगला नंबर का प्रश्न क्या आपका है, देखिए यहाँ पर अगला है कि चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा किस साइड होगा, कि आरोपित बल किस साइड लगेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो आपका जो आरोपित जो बल होता है, तो बल की दिशा क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन की दिशा के होता है। तो देखिए बाएं साइड है ना, यानी कि देखिए आपका इलेक्ट्रॉन इस दिशा में लग रहा है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा, यानी किस साइड लगेगा, बाएं साइड लगता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर का प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न उपभाग 2 देखिए, ग्रह प्रोपेनल में यहाँ पूछ रहा क्रियात्मक समूह होगा, यानी प्रोपेनल जो लिखा है उसमें क्रियात्मक समूह क्या होगा। ठीक है,
देखिए जब नल होता है यानी कि इसमें क्या जुटा है, अल जुटा है। क्या जुटा है, अल जुटा है। यहाँ पे इंग्लिश वाला देख लीजिए, फंक्शन ग्रुप इन प्रोपेनल। देखिए यहाँ पे क्या जुटा है, अल जुटा है ना। तो इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है, यानी CHO का ये होता है। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा प्रयोग किया गया है, CHO। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये कीटोन का है, ठीक है, ये कीटोन का होता है जिसमें ओन रहेगा, आपका ONE रहेगा, ओन रहेगा तो कीटोन का हो जाता है। ये एल्कोहल का होता है जिसमें OL रहेगा, एल्कोहल का हो जाएगा, ठीक है। ये एसिटिक अम्ल का होता है। तो आप जरूर याद रखिएगा कि इसमें क्रियात्मक समूह आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सभी ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में बता दिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, आपका 9 नंबर का प्रश्न क्या है, उदासीन घोल का pH मान होता है। तो उदासीन घोल का pH मान आप सभी को पता है कितना होता है, 7 होता है। आपको उदासीन घोल कहे या इसके अलावा शुद्ध जल कहे, ठीक है, शुद्ध जल भी कहेगा तो इसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या है आपका 10 नंबर का, कि निम्नलिखित में कीटोन है। अभी देखिए आपको बताया ना कि जिसमें ओन जुटा रहेगा, ओन, वो क्या हो जाएगा, कीटोन का भी ऊपर बताया आपको, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनोन और प्रोपीन। देखिए इसमें क्या है, प्रोपेनोन है, ओन है कि नहीं है, इसमें ओन है ना, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर का देखिए, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व कौन सा है। जैसे Au मतलब सोना, Ag के मतलब पोटेशियम, Cu। तो देखिए आपको क्रियात्मक समूह बताते हैं तो आपको ठंडे जल से हाइड्रोजन को जो विस्थापित करता है वो होता है के होता है और N होता है। यानी पोटेशियम और सोडियम जो होता है यह किसके हाइड्रोजन को, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को निकालता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब तो होगा ये। देखिए ये ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण, जो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण इसे कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है ना। इसलिए कि जल के साथ बहुत तेज क्रिया करता है, इसलिए इसको कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जिस भी प्रश्न में आपको किसी प्रकार का डाउट हो ना, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत उसका कमेंट किया कीजिए, आपको आंसर जरूर प्रोवाइड करेंगे। अगला नंबर देखिए, कार्बोनेट अयस्क की असीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु है। देखिए यहाँ पे सीमित वायु का नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की, जब आपका सीमित वायु देगा इसका मतलब वायु की मात्रा बहुत कम है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन से प्रयोग होगा, निस्तापन होगा, भर्जन होगा, प्रगलन होगा, अयस्क का सांद्रीकरण होगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब सीमित वायु की बात कहेगा और उच्च ताप तक गर्म करने की बात कहेगा तो वहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होता है, निस्तापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe या FeSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे देखिए जो आयरन होता है वह Cu को इसके स्थान से विस्थापित किया है और उसका स्थान क्या किया है, ग्रहण कर लिया है, या FeSO4 प्लस Cu हो गया है। जब कोई भी तत्व दूसरे तत्व को उसको स्थान से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो वहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह समीकरण आप सभी को कितने बार कराए होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बहुत बार करा चुके हैं, आपको यह समीकरण भी याद हो गया होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए उपभाग 3 है, कह रहा है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड व जल की भी आवश्यकता पड़ता है, सूर्य का प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ता है, क्लोरोफिल यानी कि जो आपका पेड़ पौधा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पूछा है कि पादप हार्मोन कौन सा है, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन ये मानव में पाया जाता है, एड्रेनलिन मानव में पाया जाता है, थायरॉक्सिन मानव में, जबकि साइटोकाइनिन जो होता है आपका कहाँ पे पाया जाता है, पादप हार्मोन होता है। इसके साथ में पादप हार्मोन में आपका ऑक्सिन आता है, जिब्रेलिन आता है, ठीक है। आप इन सभी पादप हार्मोन का नाम भी याद रख सकते हैं। तो साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला नंबर का जो सवाल है कि पराग कोष में होता है, तो पराग कोष में अंडाशय होगा,
गर्भाशय होगा, परागकण होगा या बायदल होगा। तो जो पराग कोष होता है, पराग कोष में क्या होता है, परागकण होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा कि पराग कोष में परागकण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है, यानी पुनर्जनन द्वारा प्रजनन किसमें आपका होता है, ये ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, ब्रायोफिलम में या कबूतर में। ठीक है, तो देखिए आपका पुनर्जनन या पुनरुद्भवन जो होता है आपका दो में होता है, एक हाइड्रा में होता है, आपको बता देते, याद रखिएगा ना, हाइड्रा में, ये हाइड्रा लिखा है ना, हाइड्रा में, इसके साथ में किस में होता है, प्लेनेरिया में होता है। यानी दोनों में क्या होता है, आपका पुनर्जनन होता है। अब देखिए जब दोनों पुनर्जनन होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए भी दिया है, बी भी दिया है, ध्यान से देखिए। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में आप कोई भी टिक मारेंगे ना, तो दोनों में से किसी को मार देंगे तो एक नंबर आपको जरूर मिलेगा। इसलिए कि पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की जो प्रक्रिया होता है वो हाइड्रा में भी होता है, प्लेनेरिया दोनों में होता है। ठीक है, आप सभी को क्वेश्चन का आंसर आपको सटीक पता चल गया होगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, जिब्रेलिन कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं या ऑक्सीन कहते हैं। देखिए जो दो तंत्रिका कोशिका होता है उसके मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। इसको याद रखिएगा कि दो तंत्रिका कोशिका के जो मध्य खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका 19 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक परितंत्र के उत्पादक का उदाहरण है, यानी उत्पादक कौन है, यहाँ पे ये बताना है। जैसे शेर उत्पादक करते नहीं करते हैं, हिरण, वर्षा, ये सब क्या करते, उत्पादक नहीं है। जबकि पेड़ पौधा क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जो आपका बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था, गोल झुर्रीदार बीज का या इसके अलावा लंबे पौने पौधे का, सफ़ेद बैगनी फूल का या इनमें से सभी। देखिए जब आप मेंडल वाला पढ़ते होंगे तो आपको मेंडल के जब अपने प्रयोग में मटर के पौधा का लक्षण उसने क्या देखा था, गोल देखा था, झुर्रीदार बीज, लंबा बौना, सफ़ेद बैगनी, ये सभी लक्षण देखने के लिए मिला था। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ था आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न, सेट ईटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको जो समय रहेगा पेपर को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है और आपका पूर्णांक जो रहेगा टोटल 70 नंबर का ये होने वाला है। इसके कुछ सामान्य निर्देश आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे चित्रकला के जो सामान्य निर्देश हैं, आपको पेपर हल करने से पहले इस निर्देश को आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए सरकार के प्रश्न हल करने से पहले इसके जो यहाँ पे निर्देश दिए गए होंगे, इस निर्देश को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आपको इसलिए कह रहे हैं पढ़ने के लिए, इसमें क्या होता है कि इसमें आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको उन सभी प्रश्नों में से केवल एक प्रकार के प्रश्न को ही हल करना रहता है। ठीक है, देखिए जैसे पहला है आपका है, इस खंड में आलेखन कला, प्राविधि कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों है, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर OMR शीट पर देना है। देखिए आपसे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आलेखन के 20 प्रश्न रहेंगे और प्राविधि कला के 20 प्रश्न रहेंगे। तो इन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका यानी कि जो OMR शीट रहेगा उस पर ही आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, सेकंड है कि आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधि कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसका आंसर आपको OMR शीट पर देना है। इसीलिए कहते हैं कि इसके निर्देश को आप बहुत ध्यान से पढ़ के ही आंसर देना है। आपसे कला से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ जो प्रश्न कहता है उसी को हल करना रहेगा और सभी प्रश्नों को छोड़ देना रहता है। देखिए यहाँ पे आपको आलेखन कला के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए कहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। देखिए जैसे पहला प्रश्न है, अब पहला प्रश्न आपके सामने, इस प्रश्न को तो एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए जो है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है। अब आपके सामने ऑप्शन दिया है कि लाल होगा, नीला होगा, पीला होगा, हरा होगा, आसमानी होगा और पीला होगा, काला होगा, सफ़ेद होगा, भूरा होगा, नारंगी, धानी और आसमानी, ये सब आपके ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि प्राथमिक रंग कैसे आप याद कर सकते हैं, उसका ट्रिक बता देते हैं। देखिए ट्रिक समझिए, फिर उसके बाद इस प्रश्नों को आप याद रखिएगा। देखिए प्राथमिक रंग के अंतर्गत आप खाली सिर्फ याद रखिएगा पानी ला, पानी ला यानी पानी ला यानी पानी के लाओ, पानी ला।
देखिए पास हो जाएगा आपका, पास याद रखिएगा, क्या याद रखना, पास यहाँ पे पीला याद रखिए, क्या याद रखना, पीला, पास पीला, और नी से नीला याद रखिएगा, नीला, ठीक है, और ला से क्या याद रखना है, लाल याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब प्राथमिक रंग के अंतर्गत आपके 3 रंग आते हैं, पीला, नीला और लाल। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, आपको बोर्ड के एग्जाम में 101% गारंटी देते हैं कि आपको प्राथमिक रंग से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब देखिए आप पीला नीला लाल है कहाँ पे, तो देखिए पीला नीला लाल, तो इसका मतलब इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को एकदम तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपके सामने सेकंड नंबर का दूसरे नंबर का है कि गर्म रंग कौन सा है। आपका ऑप्शन है लाल होगा, हरा होगा, नीला होगा, धानी होगा। अब यहाँ पे सुनिए, गर्म रंग, जैसे आप आग को देखे होंगे, आपका आग जो होता है, जो आग जलता है उसका कलर कैसा होता है, देखेंगे लाल कलर का होता है, तो गर्म होता है ना। इसका मतलब इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि गर्म रंग कैसा होता है, लाल रंग को हम क्या कहते हैं, गर्म रंग कहते हैं, ठीक है। ये तो गर्म रंग के बारे में था। आप साथ में याद रखिएगा ठंडा रंग, ठंडा रंग भी आपसे पेपर में पूछता है ठंडा रंग कौन सा होता है, तो आपका ठंडा रंग के अंतर्गत हरा आता है और साथ में एक नीला आता है। तो हरा और नीला जो होता है आप याद रखिएगा, ये ठंडे रंग का प्रतीक है। लाल रंग जैसे गर्म रंग का प्रतीक है, उसी तरह हरा और नीला किसका प्रतीक है, ठंडे रंग का प्रतीक है। तो यहाँ पे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और ये जो प्रश्न आपको बता रहे हैं आपके एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं कि 2025 में मैक्सिमम सवाल जो करा रहे हैं यही प्रश्न आपके देखने के लिए मिलेगा। सभी प्रश्नों के एकदम ध्यान देकर सभी प्रश्नों को एकदम याद कर लीजिए। देखिए आपके सामने क्या है, मुख्य रंग कितने होते हैं। तो देखिए मुख्य रंग का मतलब होता है जो प्राथमिक रंग, अभी आपको जो पहला प्रश्न कराए हैं प्राथमिक रंग, जिसमें आपको नीला पीला और लाल कराए हैं, वो मुख्य रंग कितने होते हैं, तो टोटल 3 होते हैं। मुख्य रंग कितने हुए आपके, 3। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, कह रहा है चौथे नंबर में कि निम्न में से द्वितीय रंग कौन सा है। ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, नारंगी। देखिए अभी आपको पता है कि लाल जो होता है प्राथमिक रंग होता है, पीला प्राथमिक रंग और नीला क्या होता है, प्राथमिक रंग। सिर्फ एक ही रंग बच रहा है नारंगी। तो नारंगी आपका कौन सा रंग है, द्वितीय रंग के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ में याद रखिएगा द्वितीय रंगों की टोटल संख्या कितना होता है, तो द्वितीय रंग भी 3 होते हैं। जैसे प्राथमिक रंगों की संख्या टोटल 3 है, उसी तरह द्वितीय रंगों की संख्या कितने हैं आपके, 3 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, तटस्थ रंग युग्म कौन सा होता है। ऑप्शन है काला और सफ़ेद होगा, पीला और नारंगी होगा, नीला और लाल होगा, हरा और पीला होगा। यहाँ पे सीधे सीधे आप याद रखिएगा तटस्थ रंग जो होता है कौन से होता है, तो काला और सफ़ेद जो होता है तटस्थ रंग होते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि काला और सफ़ेद कैसा रंग है, तटस्थ रंग होता है। अगला प्रश्न देखिए आप, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड जो चक्र होता है उसमें टोटल 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं ओस्टवाल्ड में, टोटल 8 रंग होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ में इसको जरूर याद रखिएगा, जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष, ठीक है, आप इसके बारे में जानते होंगे, ये भी पूछता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओस्टवाल्ड चक्र पूछा था, ओस्टवाल्ड में टोटल 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है। आपको पारदर्शी रंग बताना है कि इसमें से पारदर्शी रंग कौन सा है। जैसे वाटर कलर, तैल रंग, पोस्टर कलर या पोस्टल कलर। यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे वाटर कलर क्या होता है, पारदर्शी रंग होता है। इसके साथ में आपका तैल रंग भी पारदर्शी रंग, दोनों आपका वाटर कलर और तैल रंग दोनों पारदर्शी होता है। इसमें सही जवाब आपका वाटर कलर लगाइएगा, ठीक है। जब दोनों ऑप्शन साथ में मिलेगा तो आप वाटर कलर लगाइएगा, पारदर्शी रंग के अंतर्गत आएगा। अगला देखिए, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है, ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़ के आंसर लगाइएगा। जैसे लाल, नीला, पीला और काला। तो सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला होता है। आप सभी याद कर लीजिए कि सफ़ेद का विरोधी रंग क्या होता है, सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ में एक प्रश्न आपसे कराए थे कि तटस्थ रंग कौन सा होता है, तटस्थ, ठीक है। तो आपको बताया था कि सफ़ेद और जो काला होता है, सफ़ेद और काला जो होता है क्या होता है, आपके तटस्थ रंग कहलाते हैं, ठीक है। आपको अभी ये प्रश्न कराए हैं, इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा, तटस्थ रंग कौन सा होता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि आप लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग आपका बनेगा। तो लाल और पीला रंग यदि आपस में मिलाते हैं तो आपका कौन सा रंग बनता है, इसको बताना है। जैसे नारंगी, भूरा, धानी बनेगा या आसमानी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि आप लाल रंग लिए
और इसमें यदि पीला रंग मिला दिए साथ में, लाल लेके पीला मिला देंगे तो आपको जो नया रंग बनेगा वो हो जाता है नारंगी। ठीक है, तो आपको कौन सा सही जवाब होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नारंगी रंग किस प्रकार का रंग है, प्राथमिक है या द्वितीय? तो नारंगी रंग जो होता है द्वितीय रंग के अंतर्गत आता है, जो आपको कराए हैं। तो साथ में लाल प्लस पीला जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपका नारंगी रंग बनता है। देखिए आपका अगला नंबर 10वां नंबर का सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतल रंग है। शीतल मतलब होता है ठंडा रंग, और ठंडा रंग आपको स्टार्टिंग में ही बताएं, गर्म रंग और ठंडा रंग बताया ना। तो ठंडा रंग के अंतर्गत 2 रंग बताए थे आपको, एक बताए थे हरा और एक क्या बताए थे, नीला बताए थे। हरा और नीला क्या होता है, आपका ठंडा रंग होता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे लाल रंग और पीला रंग कैसा है, तो लाल और पीला प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। नारंगी कैसा रंग है, तो द्वितीय रंग होता है। ठीक है, इसके बाद बताया कि लाल रंग को कौन से रंग के अंतर्गत रखा गया, प्राथमिक। इसके साथ में लाल रंग को क्या कहते हैं, गर्म रंग भी कहते हैं। तो ये सभी प्रश्नों को आप एकदम बार बार रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको प्रश्न ये पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। जैसे देखिए अगला, द्वितीय रंग कितने होते हैं, तो आपके प्रश्न बताएं कि द्वितीय रंग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि द्वितीय रंग टोटल 3 होते हैं। अगला देखिए प्रश्न, आप पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, पीला का विरोधी बताना है। तो आप याद रखिएगा कि जो पीला का विरोधी, जैसे आपको सफ़ेद का बताएं, सफ़ेद का विरोधी बताए क्या होता है, सफ़ेद का विरोधी तो काला होता है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो पीला का जो विरोधी रंग होता है आपका नीला होता है। तो पीला का विरोधी रंग कौन सा है, नीला। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पीले रंग का विरोधी रंग नीला होता है। अगला देखिए, कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है, यानी कला जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है, हिंदी से, उर्दू से, अंग्रेजी से, संस्कृत से। तो जो कला शब्द लिया गया है वह संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। अब हल्की लाइन आपको बताना है कि किस पेंसिल से आप खींचेंगे तो हल्की लाइन खींच सकते हैं। तो देखिए जितना आपका हार्ड पेंसिल होगा उससे आप यदि लाइन खींचते हैं तो आपकी हल्की लाइन खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी हल्की लाइन खींचना है तो किससे खींचेंगे आप, 2H से खींचेंगे। और H का मतलब यहाँ पे हार्ड होता है, क्या याद रखना है आपको, हार्ड। इसकी संख्या जितने अधिक हो, जैसे 2 की जगह 3 ऑप्शन में रहता है तो आप 3H लगाते हैं। ठीक है, तो जितना आपकी ये संख्या ज़्यादा होगा उससे आप उतने ही हल्की रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप 15 नंबर का क्या है आपका कि कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त किया जाता है। तो आप बताइए कि आपके घर जो होता है ना, घर में देखे होंगे जो छत होता है उस पर आपका आलेखन बनाना है, अर्थात मतलब चित्र बनाना है। तो कैसा चित्र आप देखे होंगे, कोने कोने पर चित्र रहता है, तो ये नहीं रहता। किनारे पर चित्र नहीं, उपयुक्त में से कोई तो हो नहीं सकता है। केंद्रीय आप देखें छत उतर रहता है, जैसे आपका ये छत है तो क्षेत्र के बीच में आप देखें मैक्सिमम केंद्र पर ही आपका आलेखन बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ये तो बताएं है कि इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। साथ में याद रखिएगा कि ओस्टवाल्ड जो होता है उसमें 8 रंग होते हैं। प्राथमिक रंगों की संख्या टोटल कितने हैं, तो 3 होता है। द्वितीय रंगों की संख्या कितना होता है, तो 3 होता है। तो सभी रंगों की संख्याओं को भी आप जानते रहिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 17 नंबर का देखिए, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये भी क्या होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्त के आकार का जो फर्श रहता है, फर्श पर जो आप बनाते थे कैसा बनाते हैं आलेखन, तो वहाँ पे वृत्त के आकार का आलेखन बनाया जाता है। इसका मतलब हुआ चाहे आप छत का है चाहे फर्श पर, यदि आपको आलेखन बनाना है कैसा बनाना है, वृत्ताकार बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। एक्रिलिक रंग को माना जाता है, या वाटर कलर को माना जाता है, या तैल रंग को माना जाता है, या पोस्टर कलर को माना जाता है। तो देखिए आपके कपड़े पर रंगाई करना है तो वहाँ पे जो रंग प्रयोग किया जाता है एक्रिलिक रंग प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो स्लेटी रंग जो होता है आपका देखिए काला और सफ़ेद मिलाने से बनेगा, नीला और सफ़ेद मिलाने से बनेगा, पीला और सफ़ेद से, या भूरा और सफ़ेद से। तो स्लेटी रंग जो होता है काला और सफ़ेद यदि आपस में मिलाते हैं तो जब आपका मिश्रण बनता है वो स्लेटी रंग का बनता है। यानी काला और सफ़ेद को आपस में मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, स्लेटी रंग बनता है। अगला नंबर देखिए 20 नंबर का, निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें गहरी होती है। तो देखिए गहरी लाइन बनाना है तो वहाँ पर कौन सा होगा आपका,
तो देखिए यहाँ पे आपका एच बी, यानी एच बी से आप खींचेंगे लाइन तो क्या होगा, गहरी लाइन आपका बनेगा। तो यहाँ पे सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका आलेखन कला का प्रश्न करा दिया गया है। यहाँ पे अथवा में देता है प्राविधिक कला का, तो आपको आलेखन कला या प्राविधिक कला दोनों में से एक कोई प्रश्न करना रहता है ना। देखिए इसका निर्देश क्या दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर, उसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना रहेगा। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज प्राविधिक कला के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो 2025 के बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा, उन्हीं सभी प्रश्नों को आपको कराएंगे। ये ऐसे प्रश्न है जो आपके पिछले साल के पेपरों में कई बार रिपीट हो चुका है और 2025 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी को करा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे दूसरा नंबर का कि किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण क्या बनेगा आपका। अब बताइए, कह रहा है कि कोई आयत है। अब बताइए आयत है, आयत का जैसे ये भुजा संलग्न है, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास होता है। देखिए व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। ये सभी आप सभी को पता होना चाहिए कि जो व्यास होता है त्रिज्या के क्या होता है, दुगुना। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ कहा है कि 1 किलोमीटर कितने हेक्टोमीटर के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो 1 किलोमीटर होता है हेक्टोमीटर में देखा जाएगा तो 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। कितने हेक्टोमीटर के बराबर होता है, 10। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 किलोमीटर कितने हेक्टोमीटर के बराबर होता है, तो 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, 1 डेकामीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होता है। तो आप याद रखिएगा जो 1 डेकामीटर होता है इसको डेसीमीटर में बताना है कि कितने डेसीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे डेकामीटर जो होता है 100 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा बृहत कोण नहीं है। तो देखिए बृहत कोण का मतलब होता क्या है, बृहत कोण का मतलब होता है कि आपका 180 अंश से बड़ा। देखिए यहाँ पे 180 अंश दिया है तो यहाँ पे पूछा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका बृहत कोण नहीं होगा। जबकि इसके अलावा 250, 200, 270 क्या आपका बृहत कोण है। बृहत कोण का मतलब होता है 180 अंश से बड़ा जो कोण होता है उसे बृहत कोण बोला जाता है। यदि आपसे पूछ दें कि 180 अंश को क्या बोला जाता है, इसे ऋजु रेखीय कोण बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा को बांटता है। तो देखिए किसी वृत्त का जो केंद्र होता है, जैसे देखिए ये वृत्त होता है, ये इसका केंद्र होता है और ये जीवा होता है। तो ये जो केंद्र होता है ये किस बांटता है, तो कहाँ बांटता है, समान। देखिए ये क्या होता है, इसको 2 समान भागों में बांटता है ना, तो 2 समान भागों में। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे व्यास क्या होता है, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और ये जो केंद्र होता है व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि त्रिज्याएं हमेशा क्या होता है, किसी वृत्त में बराबर होता है। अगला देखिए, कह रहा है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना अंश का कोण बनाता है। तो देखिए ये आपका क्या है, वृत्त है, यह है आपकी त्रिज्या और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिया जाए तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है, सदैव 90 अंश का बनता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का योग होता है। आपको बताना है कि जो बहिष्कोण होता है उसका कितने अंश के कोण के बराबर होता है। तो देखिए जो बहिष्कोण होता है ना वो होता है आपका, देखिए यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, बहिष्कोण का मतलब क्या होता है, देखिए ये रेखा खींच लीजिए, ये रेखा खींचिए। बहिष्कोण का मतलब होता है ये 90 अंश, ये जो कोण होता है ये बाह्य कोण जो होता है ये बहिष्कोण बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, बहिष्कोण बोला जाता है। और जो ये बहिष्कोण होता है ये 360 अंश के बराबर होता है। कितने अंश के बराबर होता है, 360 अंश के बराबर होता है। और ये जो बहिष्कोण होता है यदि 90 से आप भाग देंगे, इसलिए कि आपको समकोण में पूछा है। देखिए आंसर किस में पूछा है, समकोण में, तो 90 से भाग दे दीजिए, 9 चौको 36। कितने समकोण बनेंगे, 4। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप,
कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान कितना दिया है 7, 7 का स्क्वायर कर लीजिए तो देखिए आप 7 गुणे पाई हो जाएगा। कहाँ पे है 7 गुणे पाई। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो विकर्ण पूछ रहा है। तो देखिए विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। विकर्ण का फार्मूला होता है आपका कि यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो विकर्ण का फार्मूला, देखिए विकर्ण का डायरेक्ट फार्मूला ये होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा कड़ी में 2 होता है। देखिए आप भुजा क्या है x दिया है तो x कड़ी में 2 हो जाएगा। तो ये देखिए कहाँ पे दिया है, ये आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा तभी जाके आप सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला देखिए, निम्न कोणों में से कौन सा अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब होता है कि 90 अंश से अधिक। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश से अधिक होगा तो उसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अधिक कोण क्या है। देखिए 90 अंश से अधिक देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन से। देखिए 90 से कम है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये 90 से कम नहीं होगा। ये जो हो जा रहा है 180 अंश से अधिक हो जा रही है, ये भी नहीं होगा। अधिक कोण का मतलब होता है 90 अंश से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 180 अंश से छोटा होना चाहिए। 90 अंश से बड़ा 180 अंश से छोटा रहता है तो वही कोण अधिक कोण कहलाता है। इसलिए यहाँ पे सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है। तो देखिए पहला नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 10-3 मिलीमीटर के बराबर होता है। एम मतलब एम का मिलीमीटर के बराबर होता है। अब देखिए इसको इधर पक्षांतर कर लीजिएगा तो देखिए यहाँ सीधा सीधा याद रखिएगा 10-3 का मतलब क्या होता है, 1/1000वां भाग होता है। ठीक है, ये नीचे आएगा तो 1000 हो जाएगा। तो कौन सा भाग हुआ, 1000वां भाग। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि 1 मिलीमीटर जो होता है 1 मीटर का 1000वां भाग होता है। सॉरी यहाँ माइनस नहीं रहेगा, क्या रहता है यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, सही है। अब देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर का देखिए, कह रहा है किसी चतुर्भुज की सभी आंतरिक कोणों का योग होता है। तो कोई भी चतुर्भुज होता है उसके आंतरिक कोणों का योग समय हमेशा कितना होता है, 360 होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन समकोण में दिया है। ठीक है, तो यहाँ 90 अंश का भाग देना पड़ेगा। 0 से 0 9 चौको 36, कितना समकोण हो रहा है, 4 को समकोण हो रहा है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या दिया है कि एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात कितना होता है। आपको ये बताना है। कह रहा है एक ही आधार, देखिए ये ऐसे होता है, देखिए ये आधार, इसी में आप क्या बना दी, इसको बना दीजिए। कह रहा है एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में अनुपात होता है। तो ये अनुपात हमेशा याद रखिएगा कि आपका यदि एक भाग इसका क्षेत्रफल 1 है त्रिभुज का तो पूरे आयत का कितना हो जाएगा, 2। तो ये 1/2 होता है, यानी 1:2 होता है। कितना होता है, 1:2। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न आकृति में से कौन सा समचतुर्भुज नहीं है। देखिए समचतुर्भुज का मतलब होता है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि समचतुर्भुज यहाँ पे बोला था, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर है, समचतुर्भुज हो सकता है। यहाँ पे देखिए सभी भुजा बराबर दिया है, जैसे बी दिया है तो समचतुर्भुज है, सी दिया है समचतुर्भुज है। लेकिन यहाँ पे देखिए यक्स दिया है, वाई अलग अलग भुजा हो गया ना, इसलिए समचतुर्भुज नहीं है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्न आकृति में कौन सी रेखा और वह का लमसम द्विभाजक है। लमसम द्विभाजक मतलब होता है कोई भी रेखा दिया है उसमें लम डालने पर ये इसको क्या करता है, 2 बराबर भाग में बांट देता है। यानी 1 भाग ये होगा, 1 भाग ये होगा। अनुपात में लिखना होगा तो 1:1 लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला क्या है कि निम्न में से कौन सा आकार या वृत्ताकार नहीं है। वृत्त के आकार का नहीं उसे बताना है। जैसे गतिमान विद्युत पंखा, ये वृत्त के आकार का होता है। साइकिल का पहिया वृत्त के आकार का होता है। काला नेत्र का गोला आपके वृत्त के आकार का होता है। नल से गिरता हुआ पानी ये वृत्त के आकार का नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं का नहीं जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब आपको बताना है कि 1 हेक्टोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 हेक्टोमीटर जो होता है ये मात्रक होता है, इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। 1 हेक्टोमीटर जो होता है 100 मीटर के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो तो इन दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा। यानी यहाँ पे कोण बताना है कि किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो। जैसे देखिए आपको पूरा चित्र बना के बताते हैं। देखिए ये घड़ी है, यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे 6 होगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे इसी तरह ये 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, और इधर आप देख लीजिएगा, कह रहा है 5 और 12 पर। देखिए 5 है और 12 पे है और 5। ये बताइए कि यहाँ पे ये कोण कौन सा बनेगा। हमेशा ये 90 अंश से अधिक ही बनेगा, लेकिन 180 अंश से कम बनेगा। तो जब ये कोण बनता है तो कौन सा कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। सभी को सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न भी आज आपको मानचित्र पे भर के बताएंगे कि आप मानचित्र को एग्जाम के समय में कैसे भरेंगे। ठीक है, और साथ में आज आप सभी को जो 2025 का सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है, इस पेपर को संपूर्ण बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपको ये नहीं समझ में आएगा कि बोर्ड के एग्जाम में मानचित्र वाले सवाल करते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपके सामने जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको इसी प्रकार से प्रश्न पत्र मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना रहता है और यहाँ पे अपना नाम लिखना रहता है, और यहाँ पे आपका पेपर का सेट देता है कि आपका पेपर का सेट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सामाजिक विज्ञान लिखा रहेगा, यहाँ पे 2025 बोर्ड के एग्जाम में लिखा रहेगा। यहाँ पे समय दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, और पूर्णांक रहेगा टोटल आपके पेपर का 70 नंबर का पूर्णांक रहता है। देखिए आपके सामने खंड अ है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपको कराने वाले हैं। तो पहले 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे, फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसके बाद मानचित्र वाले सवालों को आपको कराएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ निर्देश दिया है, वही दिया है जो आपको बता चुके हैं कि OMR शीट पर उत्तर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा ये प्रश्न पूछता है। फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ के ही उत्तर दीजिएगा। 1788, 1789, 1790 और 1787। तो देखिए आप सभी को याद होगा कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी कब हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और OMR शीट रहेगा, उस पर आप इस तरह OMR शीट दिया रहता है। OMR शीट में 4 ऑप्शन, यहाँ पे A, B, C, D लिखा रहेगा। तो जैसे बी वाला ऑप्शन सही है तो बी वाला ऑप्शन को आप क्या कर दीजिएगा, इस तरह भर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको OMR शीट सभी प्रश्नों को करना रहता है। समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। यानी आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, शरत चंद्र चटर्जी या सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो आनंद मठ है किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आप, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WTO कहते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है 1991 में हुआ था, 1994 में, 1992 या 1995। यहाँ पे देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही है। अब आपका अगला प्रश्न, ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी है। यानी ज्योतिबा फूले के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन है गुलामगिरी, स्त्री धर्म, अमर जीवन, कथा सागर। देखिए ज्योतिबा फूले के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी बहुत ज़्यादा फेमस था, वो पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप सभी को जितने भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे, आप 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखिए, जिस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न का आंसर करेक्ट हुआ है। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला क्या है आपका कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। अब ऑप्शन दिया है, सत्ता का संघीय वितरण था, सत्ता का अलगाववादी वितरण था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा था। देखिए जो सत्ता के क्षैतिज वितरण था ना, से क्या तात्पर्य, तो उससे तात्पर्य आपका था कि ये जो सत्ता था आपका
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जो है राज्य नहीं है। जैसे मणिपुर ये आपका राज्य है, त्रिपुरा राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य है, जबकि जम्मू कश्मीर क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये राज्य नहीं है ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि संघीय राज्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो जम्मू कश्मीर आपका संघीय राज्य नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7वां नंबर का, धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसको कहते हैं। तो ऑप्शन को ध्यान से देख के आंसर दीजिएगा। धर्म का कोई स्थान नहीं होता है, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलता है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब है क्या हुआ कि सभी, जैसे आपका भारत है उसमें सभी धर्मों को क्या मिलता है, समान अधिकार है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आपका भारत है, देखेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म है, सभी धर्मों को समान अधिकार भारत में मिला है। तो इसका मतलब हो गया कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8वां नंबर का, देखिए 8वां नंबर का क्या है आपका, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं। अब ऑप्शन है आंतरिक लोकतंत्र का न होना, परिवारवाद, धन और आपराधिक तत्वों का अभाव। देखिए यहाँ पे जो आपका है राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का न होना ये भी चुनौती है, परिवारवाद का भी चुनौती है, धन और अपराधों तत्वों का भी प्रभाव का भी चुनौती है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है, यानी लोकतंत्र का अवगुण आपको बताना है कि इसमें से अवगुण यानी दोष कौन सा है। ठीक है, एक गुण होता है एक अवगुण, अवगुण मतलब दोष। ठीक है, धनी व्यक्तियों को शासन, दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, इनमें से सभी। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा कि जो लोकतंत्र का अवगुण माना जाता है, धनी व्यक्ति का शासन जहाँ पे होगा तो वहाँ पे लोकतंत्र तो होगा नहीं, दलों में व्यक्तिवाद है तभी पे वहाँ पे लोकतंत्र नहीं होगा, बहुसंख्यक की प्राथमिकता है तो वहाँ पे भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला। तो लोकतंत्र के जो ये अवगुण है ये सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप 10वां नंबर का है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, यानी राजभाषा किसको माना गया, हिंदी को, उर्दू को, संस्कृत को या अंग्रेजी को। तो संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, यानी कि चूना पत्थर जब बनाना ना तो उसमें कौन सा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी, पटसन। इसमें कौन सा होता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो चूना पत्थर होता है ना उसमें क्या कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो सीमेंट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर का, कर भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। ठीक है, देखिए ऑप्शन 1991, 1989, 1995 या 1960। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हुआ था भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुआ था। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न आपको कई बार करा चुके हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, यानी लौह अयस्क को किस प्रकार का संसाधन माना जाता है, नवीकरणीय योग्य है, प्रवाह है, जैव है या अनवीकरणीय योग्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लौह अयस्क ये बताइए कि पुराने समय से प्रयोग में आ रहा है, एक बार लोहा समाप्त हो जाएगा तो क्या लोहा बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए कौन सा हो जाएगा, अनवीकरणीय योग्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनवीकरणीय योग्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी वाला। देखिए नवीकरणीय योग्य का मतलब होता है जिसे आप एक बार समाप्त होने के बाद आप बना सकते हैं, तो नवीकरणीय योग्य के अंतर्गत आता है। लेकिन अनवीकरणीय योग्य के अंतर्गत वैसे तत्व आते हैं या वैसे पदार्थ आते हैं जो एक बार समाप्त होने के बाद आप दोबारा उसको नहीं बना सकते हैं। तो लोहा एक बार यदि आपके पूरे देश से ख़त्म हो जाएगा तो आप दोबारा लोहा को नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसे किस कैटेगरी में रखा गया है, अनवीकरणीय योग्य के अंतर्गत रखा गया है।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबे का मुख्य उत्पादक है? तो तांबा सबसे अधिक कहाँ पे आता है? तो ये आता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ से तांबा सबसे अधिक आता है, कहाँ पे उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वो होता है मध्य प्रदेश में। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 16 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? जैसे मछुआरा, डाकिया, शिक्षक या व्यापारी। तो देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, देखिए आप जरूर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सा आता है इसे आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एकदम 100% हर साल ये सवाल पूछता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? मछुआरा जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? यह भी बहुत प्रश्न पूछता है कि सूचना का अधिकार 2005, 2010, 1999 या 2001 में तो कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सूचना का अधिकार है ना, यहाँ पे देखिए सूचना का अधिकार कब आया था? तो 2005 में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान व्यवस्थित है? यानी कहाँ पे यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, इसके अलावा आपका है राजस्थान में, साथ में है पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए कहाँ पे ये पाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा इसका सही जवाब डी वाला। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो होता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला देखिए, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी उपयुक्त थी? ये सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन, काली मिट्टी। ये तो याद होगा, इसके बारे में कोई बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न और बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? 1970, 1969, 1979, 1967। ये हुआ था आपका 1970 ईस्वी में। तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की जो शुरुआत हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए आपके 20 होते हैं मानचित्र के प्रश्न, जो आपको बार बार बोल रहे थे कि ये 10 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आएगा और मानचित्र पे आपको भर के बताएंगे। तो चलिए यहाँ से आपका प्रारंभ होता है। अब देखिए आपके सामने प्रारंभ होता है 9A और यहाँ पे जितने ये प्रश्न बताएंगे इन प्रश्नों को एकदम तैयार करके ही बोर्ड के एग्जाम में जाइएगा। यहाँ पे देखिए कि निर्देश दिया है, प्रश्न पत्र संख्या 9A और 9B मानचित्र से संबंधित है। 9A है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही अंकन के लिए 1/2 मतलब टोटल एक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। आपके सामने देखिए पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। बताइए कितना फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। ये कौन सा? देखिए आप पहले इसका आंसर देख लीजिए, फिर आपको मानचित्र पे भर के बताएंगे। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था लाहौर में, जो इस समय कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या लिखना है आपको? लाहौर। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो आप सभी को पता है आनंद भवन कहाँ पे है? तो प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद, ये प्रयागराज में है। अगला देखिए कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका मद्रास में। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। ठीक है, पहले सभी प्रश्नों का आंसर जान लीजिए, फिर उसके बाद आपको मानचित्र पे इसको भर के बताएंगे ना। पहले देखिए, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा गया था। कहाँ पे बनाया गया था नमक? वह बनाया गया था डांडी। ठीक है, डांडी में। इस तरह प्रश्न का उत्तर। अगला देखिए, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, तो आप सभी को पता है कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। लिखने के बाद अब देखिए आपको मानचित्र पे भर के बताते हैं। ये सामने है आपके मानचित्र। अब देखिए मानचित्र आप भरेंगे कैसे? देखिए आपका पहला प्रश्न का, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावित पारित हुआ था, कहाँ पे? लाहौर। अब देखिए लाहौर है कहाँ पे? अब भरेंगे कैसे? ये मानचित्र है, ये आपका पूरा भारत है और ये होता है आपका पाकिस्तान है। तो यहाँ पे पड़ेगा आपका लाहौर। कहाँ पे पड़ेगा? लाहौर। और यहाँ पे देखिए लिखना तो है, ठीक है, आपको देखिए इस चिन्ह के द्वारा दिखाना, ये बताया भी है। और देखिए आप इतना लिखेंगे तो आपको देखिए लिख के बस यही छोड़ नहीं देना आपको। देखिए ये पहले का यानी कि 9A का पहले का जवाब क्या हो जाएगा? लाहौर। इस तरह पूरा डिटेल में लिखना, नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो आपको पूरा डिटेल में इस तरह लिखना है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है कहाँ पे? प्रयागराज में। और देखिए किस चिन्ह के द्वारा? इसी चिन्ह के द्वारा दिखाना है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो प्रयागराज दिखाना, देखिए अब प्रयागराज है कहाँ पे? आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आप क्या दिखा दीजिए, ये आपका प्रयागराज हो जाएगा। और इस तरह खींचिएगा, ये कौन से नंबर का है? 9A का सेकेंड नंबर है। उत्तर इसका हो जाएगा प्रयागराज, प्रयागराज। भर लिए। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास में। अब देखिए मद्रास है कहाँ पे? ये है आपका चेन्नई, और मद्रास पड़ता है यहाँ पे। तो देखिए ऐसे खींचेंगे और मद्रास को खींच के ऐसे लिख लीजिए मद्रास, ठीक है। भर लिया आप मद्रास को। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नामक कानून तोड़ा गया था कहाँ पर तोड़ा गया था? डांडी में। तो देखिए अब डांडी कहाँ पे है? तो आप सभी को याद होना चाहिए कि डांडी आपका गुजरात में पड़ता है। तो देखिए ये है, यहाँ पे पड़ता है आपका डांडी। इस तरह कीजिएगा और ऐसे खींचिए। 9A का चौथे नंबर का है और यहाँ पे चौथे का लिख दीजिए उत्तर डांडी। जैसे बता रहे इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में भर के आइएगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखिए, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर। और अब गोरखपुर है कहाँ पे? ये पता होना चाहिए थी। गोरखपुर पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। देखिए गोरखपुर लगभग यहाँ पड़ेगा और ऐसे खींचिएगा। खींचने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा खींच के 9A का लास्ट वाला है और यहाँ पे क्या लिखेंगे? गोरखपुर लिख देंगे, गोरखपुर, ठीक है। तो देखिए आपको मानचित्र जैसे बताएं इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में मानचित्र को भरिएगा, ठीक है। ये था आपके मानचित्र से संबंधित 5 नंबर का सवाल। अब देखिए यहाँ तक 5 नंबर का था। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया 9A और 9B। आपका 9A का हो चुका है। अब 9B में यहाँ पे 5 नंबर दिया और 9B दिया, यहाँ पे 5 नंबर देगा। तो चलिए अगले प्रश्नों को भी देख लेते हैं और बता देते हैं आप सभी को। देखिए अब 9B का यहाँ 5 नंबर का पूछेगा प्रश्न। देखिए कैसे उत्तर देना है। उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर आपको इस चिन्ह के द्वारा यानी वाई चिन्ह के द्वारा दिखाना था। 10 लाखी नगर किसको कहते हैं? अब देखिए ये कहते हैं कानपुर को। किसको कहते हैं? कानपुर। याद रहेगा तभी तो करेंगे। तो कानपुर। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो देखिए पहले आपको सबको आंसर बता देते हैं, फिर आपको मानचित्र अभी भर के बता देंगे। तो कहाँ पे है? कर्नाटक, कर्नाटक। कॉफी कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है? जयपुर है, याद होना चाहिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है। अब देखिए दक्षिण भारत की एक नदी किसे दिखाना है? तो दक्षिण भारत की एक नदी कावेरी नदी, कावेरी नदी। इसके अलावा दक्षिण भारत की और कृष्णा नदी याद रख सकते हैं, गोदावरी है, बहुत सारे नदियां हैं दक्षिण भारत की। कोई एक नदी जो आपको याद होगा वही लिखना है। तो यहाँ पे हम कावेरी नदी बता दिए कि दक्षिण भारत की नदी है। चाय उत्पादन के किसी क्षेत्र को इस चिन्ह के द्वारा, तो जब आपको पता है कि चाय उत्पादन का सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा माना जाता है? असम को माना जाता है। देखिए ये सब इसका आंसर लिख लिए। लिखने के बाद आपको मानचित्र भरना है। देखिए मानचित्र कैसे भरेंगे? तो देखिए आपके सामने एक और मानचित्र यहाँ पे ले लिए। अब इसका भर के बताते हैं। जैसे भरा तो उसी तरह भरेंगे आप। नहीं, कानपुर है ना। अब कानपुर पता होना चाहिए। कानपुर है कहाँ पे? तो कानपुर आप सभी को पता है कि ये आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो ये है आपको उत्तर प्रदेश। और देखिए किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है तो ये भी ध्यान दीजिएगा। वाई चिन्ह बनाना है। तो देखिए यहाँ पे वाई चिन्ह बनाएगा, ऐसे नहीं बनाना है। इधर आप बना दीजिएगा ये वाई चिन्ह। चलिए यहाँ पे वाई चिन्ह बना देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9B कौन से नंबर का है? पहले नंबर का है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कानपुर लिख दीजिएगा उत्तर, ठीक है। इस तरह आपको भर देना है। भर लिए ना आप। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इस डेल्टा चिन्ह द्वारा दिखाना है। कर्नाटक। अब कर्नाटक है कहाँ पे? देखिए ये मानचित्र है और दक्षिण भारत में ये आपका मुंबई है, ये है आपका कर्नाटक। आप ऐसे त्रिभुज बनाएंगे और इससे एक तरफ वृत्त बना लेंगे, ठीक है। इस तरह बना लीजिएगा आप, ये हो जाएगा। अब देखिए 9B का कौन से नंबर का है? 9B सेकेंड नंबर है ना, सेकेंड वाला। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कानपुर, अरे कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। इसी तरह साफ सुथरा भरिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की राजधानी को दिखाना इस चिन्ह के द्वारा कहाँ पे है? जयपुर। तो राजस्थान पता होना चाहिए कहाँ पे। देखिए ये राजस्थान है और ये है आपकी राजधानी। देखिए इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है तो ये हो जाएगा। ये कौन से नंबर का है? ये 9B का तीसरे नंबर का है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? जयपुर लिख देंगे। जयपुर, राजस्थान में लिख दिए जयपुर। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि दक्षिण भारत की एक नदी इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। कावेरी नदी। देखिए कावेरी नदी कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु के पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे चिन्ह के द्वारा दिखाना। ऐसे ये कौन से नंबर का है? 9B का चौथे नंबर का है, ठीक है, चौथा नंबर। और यहाँ पे लिख दीजिए कावेरी नदी, कावेरी, ठीक, लिख लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न जो है
चाहे उत्पादन के किसी क्षेत्र को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना। तो असम है, तो अब देखिए असम पता होना चाहिए। देखिए ये पूरा असम है ना, यहाँ पे असम को कैसे भरेंगे, ऐसे बनाइएगा और इस तरह ऐसे 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 कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बी का 5वां नंबर है, और ये आपका क्या है असम, असम, ठीक है। यहाँ पे सभी का उत्तर आप दे दिए। अब देखिए जैसे ही आप उत्तर दिए हैं, इस पे आपको तुरंत एग्जामिनर चेक करेगा, 5 नंबर दे देगा यदि सही से लिखे रहेंगे तो इस प्रकार से आपका ये संपूर्ण पेपर था। आप सभी को जितना भी पेपर बताएं, सभी पेपरों को एकदम डिटेल में बताएं, और जितने प्रश्न वायरल है जो 2025 में आने की संभावना है, सभी प्रश्नों को आपको इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का करा रहे हैं। जितना पेपर करा रहे हैं, मात्र इतने पेपरों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में गारंटी देते हैं कि आपको 90% से अधिक नंबर ला सकते हैं। लेकिन पूरा पेपर जितना बता रहे हैं, सभी पेपर आपका एकदम तैयार होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, ये जो पेपर आपको कराया जाता है ना, इसी पेपरों में से ही पूछा जाता है। आप देख लीजिएगा, जब बोर्ड के एग्ज़ाम दे के आएंगे, जितना प्रश्न कराए रहेंगे वही मिला के देख लीजिए, सभी प्रश्न आपके ये जो पेपर कराए रहेंगे इसी में से मिलेगा। आपका हिंदी लिखा है, यहाँ पे आपका पेपर का सेट दिया है कि कौन सा पेपर का सेट है, 801 HA है, ठीक है। यह है खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पहले आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न पहला क्या है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। आपको बताने कि जो शुक्ल युग होता है ना, उसमें कौन से लेखक नहीं आता है। जैसे देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे देखिए शुक्ल युग के अंतर्गत जो होते हैं, जयशंकर प्रसाद जी भी आते हैं, प्रेमचंद्र भी आते हैं और रामचंद्र शुक्ल आते हैं। लेकिन जो शुक्ल युग होता है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं आते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही, कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं शुक्ल युग के लेखक नहीं माने जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पूस की रात कहानी के लेखक है, यानी पूस की रात जो है इसको किसने लिखा है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं, प्रेमचंद्र लिखे हैं, सुदर्शन लिखे हैं या यशपाल लिखे हैं। देखिए आप सभी को ये प्रश्न याद होगा ना कि पूस की रात कहानी के लेखक जो है प्रेमचंद्र जी हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि पूस की रात जो लिखा गया है प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, देखिए 3रा नंबर का प्रश्न कि सिंदूर की होली के नाटककार है, यानी जो सिंदूर की होली है इसके नाटककार कौन है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, राम कुमार वर्मा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है या हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सिंदूर की जो होली है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो सिंदूर की होली किसके द्वारा लिखा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कौन सा प्रश्न है, रूस में 25 मास यथावृत्ति के लेखक कौन है। यानी कि जो रूस में 25 मास है, ठीक है, इसके यथावृत्ति जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचुए, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल साकृत्यायन। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि रूस में 25 मास जो है ये लिखा गया है राहुल साकृत्यायन के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, अगला क्या है आपका 5वां नंबर का कि माटी की हो गई सोना संस्मरण में लेखक है, यानी इसके लेखक कौन है। जैसे यह है कि माटी हो गई सोना, ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, माखन लाल चतुर्वेदी है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि माटी हो गई सोना ये जो लिखा गया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न 6वां नंबर का देखिए कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था, ठीक है। यानी कि जो रीति काल को बोला जाता अलंकृत काल ये किसके द्वारा कहा गया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला था, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो किसने बोला था, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 7वां नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। यानी कि रीतिकालीन कवि देव के द्वारा नहीं लिखा गया है, वह आपको बताना है। जैसे देखिए कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो कवि प्रिया है वो कवि देव के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जितने प्रश्न बता रहे हैं इसमें से आप कमेंट बॉक्स में
वीडियो के लास्ट में जरूर बताइए कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, यानी कि भारतेंदु जो युग है उसकी विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शन है राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रभाव। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि भारतेंदु युग की जो विशेषता नहीं है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का जो प्रयोग हुआ था, ये भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला नंबर का प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया, यानी तार सप्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याल अज्ञे, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि तार सप्तक जो संपादक किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो ये है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो राम की शक्ति पूजा किसने लिखा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ये देखिए 10वें प्रश्न का ये ऑप्शन है, आपका आंसर तो बता ही चुके हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 11 नंबर का। अब यहाँ से व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं वो आपके यहाँ से प्रारंभ होते हैं। जो देखिए 11 नंबर का, हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी खाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा आपको बताना है कि रस है, यहाँ पर रस आपको बताना है। देखिए अब इसको पढ़ेंगे, देखिए हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब बताइए इस वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगा कि नहीं आएगा, जब आएगा ना हंसी। देखिए इसको पढ़ने से आपको हंसी आ रहा है, तो जब यहाँ पे हंसी आ रहा है यहाँ पे रस कौन सा हो जाएगा, आपका हास्य हो जाएगा, यहाँ हास रस होगा। इसमें तो आपको कोई जरूरत, बहुत सिंपल था। ये वाक्य जब पढ़ेंगे तो आपके मन में हंसी उत्पन्न होगा। ये जो हंसी होता है उसे यही क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए इसको जब वाक्य को पढ़ेंगे, उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसका ट्रिक बहुत ज़बरदस्त बताएंगे, बस आप देखते रहिए। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या श्लेष अलंकार है। तो देखिए जब वाक्य पढ़ा जाता है, वाक्य में कहीं पे भी मानो, मनु, जानो, जनु ये शब्द आता है तो वहाँ पे आपका जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का देखिए ट्रिक क्या है कि आप जब वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें मनु आएगा, मानो आएगा, जनु आएगा, जानो आएगा। इस प्रकार से यदि वाक्य में आपको ये शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर तुरंत आप समझ लीजिए कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का, जो सुमरत सीधी होई गणनायक करीबन गदबदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद आपको बताना है। आपको जो छंद पढ़ना है, एक सोरठा पढ़ना है, एक रोला पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, सोरठा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सुमिरत सीधी होई गणनायक करीबन बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण बदसदन। इसमें कौन सा अलंकार है, सोरठा आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसी प्रश्न का यहाँ पे ऑप्शन है। तो ठीक है, 13 नंबर का हो गया, इसमें सोरठा याद रखिएगा। 14 नंबर का देखिए यहाँ पे 14 नंबर का क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी अनु उपसर्ग। अब देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी शब्द देता है उसके प्रारंभ में यदि कोई अक्षर हो या कोई शब्द जोड़ दिया जाता है तो उससे नया शब्द जब बनता है तो उसे ही क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो यहाँ उपसर्ग दिया है, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग यानी अनु के द्वारा नहीं बनाया है। देखिए अनुकरण, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अनु लिखा है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि अनु इसमें आपका उपसर्ग है। अनुशासन, यहाँ पे अनु जुड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनु उपसर्ग हो जाएगा। अनुवाद, अनु प्लस वाद हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पे अनुतीर्ण, अनु प्लस तीर्ण हो रहा है ना, यहाँ पे तो भी आ जा रहा है उपसर्ग में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अनु उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब सी ऑप्शन याद रखिएगा ना। अगला प्रश्न देखिए
15 नंबर का है नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे नीलकंठ, अब बताइए यहाँ पे नीलकंठ मतलब क्या होता है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका समास में द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा, द्विगु होगा, अव्ययभाव होगा। तो यहाँ पे आपको ये प्रश्न करा चुके हैं, नीलकंठ में कौन सा होता है आपका समास, बहुब्रीहि होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है 16 नंबर का, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं, आपको बादल का पर्यायवाची बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए इसको याद करने का सिंपल सा तरीका भी होता है, बहुत सिंपल से याद रख सकते हैं। देखिए बादल में यहाँ पे द है ना, जिस शब्द के अंत में यदि द रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि वह बादल का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे देखिए नीरद द लिखा है ना, इसका मतलब बादल का पर्यायवाची है। अम्बुद द लिखा है ना, इसका मतलब ये बादल का पर्यायवाची है। जलद द लिखा है ना, तो इसका मतलब बादल का पर्यायवाची है। जबकि यहाँ पे लिखा क्या है जलद, यहाँ द नहीं आ रहा, इसका मतलब यही जो हो जाएगा बादल का पर्यायवाची नहीं है। और यहाँ पे नहीं पूछा है तो नहीं का जवाब क्या हो जाएगा, नहीं होगा। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रिक भी आपको साथ में बताते रहते हैं उन ट्रिकों को भी आप समझा कीजिए और याद रखने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का, युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप बताना है कि युष्मद जो सर्वनाम होता है इसका तृतीय रूप में क्या होता है। देखिए ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। युष्मद का जो होता है युवा, त्वया, त्वत्। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा तृतीय एकवचन रूप में, तो वहाँ पे होता है त्वया। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पे 18 नंबर का ध्यान दीजिएगा। आधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार बताना है कि वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। देखिए आधी आई, आधी आने के बाद हम घर भाग गए थे। यहाँ पे देखिए जब और शब्द आ जाता है ना तो ये दो वाक्यों को जोड़ता है, और जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वहाँ पे आपका जो वाक्य बनता है वो संयुक्त वाक्य बनता है। तो देखिए आधी आई और हम घर भाग गए, यहाँ पे और से जोड़ा जा रहा था, यहाँ पे कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप 19 नंबर का, कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया है, इस वाक्य का वाच्य बताना है। यानी वाच्य में आपको यही बताना है कि कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य। देखिए कर्तृवाच्य मतलब होता है कि कर्ता की प्रधानता होना चाहिए, कर्ता, ठीक है। और कर्मवाच्य का मतलब होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होना चाहिए। और भाववाच्य मतलब जिस वाक्य बोला जाएगा उसमें भाव होना चाहिए। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, ये देखिए आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है कि ये महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया है। और महात्मा बुद्ध क्या है, एक कर्ता की तरह काम करेंगे। जैसे इंग्लिश में कर्ता पढ़ते होंगे ना, तो यहाँ पे कर्ता की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त जो अचानक शब्द है वो बताना है कि अचानक शब्द इसमें से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्रिया। अच्छी बताइए, संज्ञा रहता तो संज्ञा के स्थान पर क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम आना चाहिए, तो ये तो नाम तो है नहीं, इसलिए संज्ञा तो ऑप्शन सही होगा नहीं। सर्वनाम मतलब जैसे वह, तुम, जैसे संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होगा क्या होगा, सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे सर्वनाम भी नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्रिया देखिए, क्रिया मतलब जिससे कार्य होता है, जैसे चला गया, खेलना, दौड़ना, हंसना, ये सब क्रिया होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आपका क्रिया तो है नहीं, इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है आपका सी वाला ऑप्शन। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही भी है। अचानक जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, कि वह अचानक चला गया, यानी क्रिया की विशेषता जब बताता है तो वहाँ पे कौन सा होता है, क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए। 2025 का चित्रकला का वायरल पेपर कराएंगे, या आप पेपर का सेट देख सकते हैं कि 830 IAS है, एकदम रियल पेपर है। आप इसका संपूर्ण हल जरूर देखें। अब देखिए यहाँ से प्रारंभ होते हैं खंड का। पहले आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे, फिर आपको बोर्ड के एग्जाम में चित्र कैसे बनाना है वो अभी बताएंगे, तो आप वीडियो को तो स्किप मत कीजिएगा एकदम। खंड का जो है देखिए पहला प्रश्न है, पहला इसका खंड का निर्देश क्या है कि इस खंड में, अब यहाँ पे देखिए इस निर्देश को एकदम छोड़िएगा मत, इसलिए कि देखिए आपको सभी प्रश्न करना नहीं रहता है, इसीलिए इस निर्देश को हम ध्यान से पढ़ के तब प्रश्नों को हल कीजिएगा। आलेखन कला, प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, यानी कि आपको आलेखन कला से प्राविधिक कला के 20-20 क्वेश्चन रहेंगे।
जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर OMR शीट पर देना था। देखिए आपको 20 प्रश्न यहाँ से रहेगा, 20 प्रश्न कुल मिलाकर टोटल 40 प्रश्न ये रहेगा। इन दोनों में से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखना है, यानी जो OMR शीट रहेगा उस पर आपको भरना रहेगा। ठीक है, दोनों को मत कर दीजिएगा। अगला देखिए, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। यानी कि आप आलेखन कला वाला प्रश्न हल कर रहे हैं चाहे प्राविधि वाला कला है, दोनों में से जो आप हल कर रहे हैं आप OMR शीट पर जरूर भर दीजिएगा कौन सा आप प्रश्न को हल कर रहे हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ से प्रश्न प्रारंभ होता है आलेखन कला के। यहाँ पे पहले आलेखन कला के बताएंगे प्रश्न, फिर इसके बाद प्राविधिक कला के जो प्रश्न होते हैं वो भी साथ में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और उसी क्रम में अपने OMR शीट को चिन्हित कीजिए। ठीक है, OMR शीट पर इसे चिन्हित करना रहेगा। देखिए पहला प्रश्न है कि कौन सा गर्म रंग है। देखिए आपको इसके पिछले वाले पेपर कराए थे उसमें भी ये सब प्रश्न था आपका। ठीक है, ये भी आपका देखिए याद रखिएगा प्रश्न को। कौन सा गर्म रंग है आपका? ऑप्शन नीला होगा, पीला होगा, हरा या लाल होगा। तो देखिए गर्म रंग कौन सा होता है, जैसे आप आग जलता है, आप आग का कलर किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है, गर्म होता है ना। तो इससे भी आप रिलेटेड करके याद रख सकते हैं कि कौन सा गर्म रंग है, तो लाल जो होता है गर्म रंग है। इसके साथ में आप याद रखिएगा एक आपका ठंडा रंग बार बार पूछता है कि ठंडा रंग कौन सा है, तो ठंडा रंग में देखिए याद रखिएगा हरा जो होता है आपका ठंडा रंग होता है। इसके साथ नीला भी आपका क्या होता है? ठंडा रंग। यानी ठंडा रंग में आपका हरा और नीला क्या होता है? ठंडा रंग होता है। तो आप प्रश्न में देखिए आपको 2-3 प्रश्न बताएं, इसको याद रखिएगा। गर्म रंग कौन सा है? लाल। ठंडा रंग कौन सा है? हरा और नीला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कर लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ठीक है, यानी कि लाल और पीला मिलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे लाल लिए रंग, ठीक है, साथ में आप पीला रंग ले लिए, इन दोनों को आपस में मिला लिए तो कौन सा रंग बनेगा? तो ये बनता है आपका नारंगी। ठीक है, याद रखिएगा कि लाल पीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी बनता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? आपको बताना कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिया पेस्टल, टेम्परा, तेल, जल रंग। तो बिना ब्रश की सहायता से जो आप रंग लगा सकते हैं वो होता है तेल रंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन तीसरा का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कि पेस्टल कलर को जो होता है बिना ब्रश की सहायता से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं रहेगा, आपका ए वाला ऑप्शन रहेगा। अगला देखिए, चौथा नंबर का देखिए क्या है कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो सफ़ेद का विरोधी रंग आपका काला होता है। ये सभी आप सभी को याद होगा कि सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है। एक प्रश्न यहाँ से याद रखिएगा, आपसे पूछता है तटस्थ रंग। तटस्थ रंग, तटस्थ रंग कितने रंग होते हैं? तो 2 होते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2। और कौन कौन सा होता है ये याद रखिएगा, सफ़ेद और जो काला होता है। सफ़ेद और काला जो होता है आपका तटस्थ रंग होता है, याद रखिएगा। देखिए सफ़ेद और काला क्या होता है? तटस्थ रंग आपके होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करा क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी वाला कि लयात्मक नहीं होती है, यानी कि जो सरल रेखा होता है एक लयात्मक रेखा नहीं है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है कि कला शब्द किस भाषा का है? जैसे ये संस्कृत से लिया गया है, उर्दू से, पाली से या हिंदी से। तो देखिए जो कला शब्द है ना, ये आपकी संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 7वां नंबर का, बारीक लाइनें बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? यानी कि आपको बारीक यानी कि हल्का लाइन बनाना है, एकदम पतला सा लाइन, तो कौन से ब्रश का प्रयोग करेंगे? तो देखिए आपको बता देते हैं 0 नंबर सबसे हल्का बनता है, इसके बाद 1 नंबर से हल्का बनता है। यदि ऑप्शन में आपको 0 नंबर दिया तो 0 नंबर लगाएंगे, ऑप्शन में 0 नंबर नहीं दिया तो 1 नंबर। तो देखिए यहाँ पे 0 नंबर दिया तो इसलिए इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग करते हैं? तो 0 नंबर का ब्रश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती है? आपको गहरा रंग बताना है। देखिए आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता दी, इसको याद रखिएगा। देखिए बी से याद रखिएगा ब्लैक। अब ब्लैक क्या होता है? काला होता है, और काला मतलब गहरा होगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपका बी लगा रहेगा उसका मतलब हो गया कि उससे आप गहरी लाइनें खींच सकते हैं। पहला पॉइंट ये नोट करिएगा। अब यहाँ पे जितनी संख्या हो जाएगी, जैसे आपका 2b हो गया,
3B हो गया और 4B हो गया, ठीक है। इसी तरह नंबर बता दे रहे हैं। आपसे पूछेंगे 2B 3B 4B में सबसे गहरी रेखा किससे, जिसकी संख्या ये अधिक होगी उससे उतना ही गहरी रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपका कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती है, तो देखिए बी तो एक ही जगह नजर आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 2B। अब यहाँ से ऑप्शन पूछते 2B 3B 4B दिया रहता तो ऑप्शन में क्या लगाते हैं आप, 4B लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं आपको, प्रश्न बार बार पूछता है हल्का, यानी किस पेंसिल के द्वारा हल्का खींच सकते हैं, हल्का रेखा खींच सकते हैं, तो वो होता है एच। एच मतलब आप हार्ड, या हार्ड से क्या, एच मतलब क्या होता है हार्ड, और हार्ड से क्या याद रखेंगे एच, ठीक, या हार्ड मतलब आप हल्का रेखा खींच सकते हैं। अब यहाँ पे जिसकी संख्या जितने अधिक होगी उससे उतना ही आप हल्का रेखा खींच सकते हैं। जैसे आपसे पूछें कि 3H और 4H में किससे आप हल्की रेखा खींच सकते हैं, तो आप बोलेंगे 4H। तो जिसकी संख्या जितने अधिक रहेगा उससे उतना ही हल्का रेखा आप खींच सकते हैं, ठीक है। आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में यही प्रश्न पूछेगा, इसीलिए पूरे प्रश्नों को आपको डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन डिटेल में यदि एक बार पढ़ लेंगे तो आपके सामने किसी प्रकार का प्रश्न आता है आप आसानी से उन सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए 9वां नंबर का, पारदर्शी रंग कौन सा होता है, तो पारदर्शी रंग जो होता है आपका वाटर कलर होता है। क्या होता है, पारदर्शी रंग वाटर कलर। वाटर मान क्या होता है, जल होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जल है ना, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पारदर्शी रंग कौन सा होता है, तो जल रंग जो होता है सबसे पारदर्शी रंग माना जाता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर का सवाल, ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, यानी कि ब्रश की सहायता से आप कौन कौन सा रंग लगा सकते हैं। जैसे जल रंग होता है, टेम्परा होता है, तेल रंग, उपयुक्त सभी। तो ब्रश की सहायता से आप टेम्परा रंग, जल रंग, तेल रंग, उपयुक्त सभी, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ब्रश की सहायता से आप तीनों रंगों को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो प्राथमिक रंगों की संख्या टोटल 3 होता है। अब इन तीनों का नाम बता देते हैं, आप जरूर याद रखिएगा। इसका याद करने का ट्रिक भी है, क्या है कि पा नी ला। देखिए पास हो जाएगा, याद रखिएगा पीला, पास क्या याद रखिएगा पीला, नी से याद रखिएगा नीला, ठीक है, और लाल से याद रखिएगा लाल, ठीक है। यानी प्राथमिक रंग में पीला, नीला और लाल जो होता है, ये 3 जो रंग होते हैं प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ओस्टवाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो टोटल 8 रंग होते हैं। इसे याद रखिएगा कि ओस्टवाल रंग में टोटल 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है, तो आपको तटस्थ रंगों की संख्या बताएं 2 होता है। कौन कौन सा, काला और सफ़ेद, अभी बताए थे। तो देखिए यहाँ काला और सफ़ेद सी वाला ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौन सा तटस्थ रंग है, तो काला और सफ़ेद जो होता है तटस्थ रंग होता है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का, कि किन रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है। अब ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के तब आंसर दीजिएगा। यहाँ बताना है कि किन 2 रंगों का आपस में मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा। नीला तथा बैगनी, पीला तथा लाल, पीला तथा नीला, या इसके अलावा लाल तथा नीला, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही होगा कि पीला और नीला का जब आपस में मिलाया जाता है तब जाके आपका हरा रंग बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट बताते हैं, आप इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए ओस्टवाल्ड में टोटल 8 रंग, ठीक है। इसके अलावा प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होता है, द्वितीय रंगों की संख्या 3 होता है। इन सभी पॉइंटों की याद रखिएगा, बार बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न याद देखिए 16 नंबर का क्या है आपका, कि कौन सा आकार आलेखन कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जैसे कोण, आयत, त्रिभुज, वृत्त। देखिए कोई भी आप आलेखन बनाते हैं तो आयत में बना सकते हैं, त्रिभुज में बना सकते हैं, वृत्त में बना सकते हैं, लेकिन कभी भी कोण में आप कोई भी आकार नहीं बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पूछा है नहीं, तो नहीं का जवाब नहीं वाला होगा। यानी कि कोण जो होता है, कोण से आप किसी प्रकार का आलेखन नहीं बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है। पहले नंबर तो याद रखिए कि द्वितीय रंग की संख्या टोटल 3 होता है। द्वितीय रंग होता है, इसका मतलब कि जैसे आप प्राथमिक रंग 2 रंग लेंगे, उसको मिलाने से एक तीसरा रंग जब बनता है तो द्वितीय रंग कहलाता है। तो इसका देखिए लाल, नीला और पीला ये प्राथमिक रंग, अभी आपको याद कराया ट्रिक से कि पानीला से कि लाल, नीला, पीला ये प्राथमिक रंग हो जाएगा। इसका मतलब एक ऑप्शन बच रहा है डी वाला, यही आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय रंग हो जाएगा। द्वितीय रंग कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का देखिए क्या है,
कि निम्न से प्राथमिक रंग कौन सा होता है, तो जैसे नीला, नारंगी, सफ़ेद। अभी आपको नीला याद करवाया ना, तो ये प्राथमिक रंग कौन सा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, याद रखिए। अगला देखिए, रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा के बारे में देखिए, आपको ये ऑप्शन पढ़ने से बढ़िया कि आपको रेखा की परिभाषा ही बता देते हैं। रेखा क्या होता है, जैसे दो बिंदु यहाँ पे लेंगे, एक बिंदु ये, इसके बीच में ये रेखा आप खींच सकते हैं। दो बिंदुओं से खींची गई जो लाइन होता है वो क्या कहता है, रेखा कहलाता है। रेखा देखिए, 5 बिंदु से तो ये ऑप्शन होगा नहीं, 4 बिंदु से ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 3 बिंदु से ये भी नहीं होगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी रेखा क्या होता है, 2 बिंदु के बीच की दूरी जो होता है वही रेखा कहलाता है। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। एक पॉइंट यहाँ पे बताते हैं, आप इसे भी याद रखिएगा कि 2 बिंदु से केवल व केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, द्वितीय रंग कितने होते हैं, तो द्वितीय रंगों की संख्या आपको अभी बताएं, द्वितीय रंगों की संख्या कितना होता है, 3 होता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक रंगों की संख्या 3, द्वितीय रंगों की संख्या 3। आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि आपके आलेखन कला जो अभी आपको कराए हैं, 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराए ना, इस 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा कीजिए, ठीक है। अगला देखिए, अब आपका अथवा में प्रारंभ होता है। आपको आलेखन कला आ रहा है तो कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो अब अथवा में दिया है प्राविधिक कला। अब प्राविधिक कला के जो प्रश्न रहते हैं ये आता है तो आप प्राविधिक कला के भी प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प है, इनमें से सही उत्तर चुनिए और उसी क्रम में अपनी, ठीक है, OMR शीट पर चिन्हित कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, प्राविधिक कला के मैथ से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको देखिए बताएंगे, आपको यदि मैथ का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप सभी प्रश्नों को चुटकियों में कर देंगे। देखिए, पहला, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, यानी जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो ये तो याद होगा सभी को, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु मतलब देखिए, समबाहु को बता देते हैं कुछ चीज़ें। देखिए, समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनता है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होता है, और ये प्रत्येक कोण आपका 60 अंश का होता है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी प्रश्न में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपका आंसर हम तुरंत देंगे। अगला देखिए, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो देखिए ये होता है आपका वर्ग, ठीक है, ये होता है आपका वर्ग। जिस देखिए वर्ग की खासियत क्या है कि इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण जो होता है 90 अंश का होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर का, कि एक समकोण कितने अंश के बराबर होता है। समकोण क्या होता है आप सभी को पता है कि 90 अंश होता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एक समकोण जो होता है कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आप देखिए क्या है आपका, कि कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है। अभी आपको हल्के के बारे में समझाया है ना, एच से याद रखिएगा। देखिए आपका ये तो ऑप्शन होगा नहीं, आपका ऑप्शन ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है। तो आपको बोले थे कि जिसकी संख्या अधिक होगा एच में वो उससे आपकी हल्की रेखाएं बन सकती है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है, 2H के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। बताइए, ये प्रश्न किसी को ऐसा है कि नहीं आएगा। अब 1 मीटर में सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कैसे प्रश्न आपसे कला में पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज है। त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति। अब 3 भुजा कहाँ पे है, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपको बता रहे हैं यही प्रश्न आने वाले भी हैं, इसीलिए इन सभी प्रश्नों का आप एकदम तैयार कर लीजिए। 7वां नंबर देखिए, संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। तो देखिए यहाँ संपूर्ण कोण का मतलब होता है जैसे एक बिंदु है, इसके चारों एक चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पे कितने अंश का जो कोण बनेगा वही होता है संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण कितने अंश का बनेगा, 360 अंश का। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है। देखिए समचतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज आ गया ना, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, सी वाला। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, एक आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो देखिए आयत का मतलब क्या होता है, इसकी विशेषता थोड़ा सा आप जान लीजिए। यदि मैथ पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। अब प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यहाँ पे कोण के बारे में पूछा है तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 90। यहाँ पे इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है। आपको बता चुके हैं, वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होता है, बराबर होता है। तो चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वर्ग की चारों भुजाओं की माप जो होती है
बराबर होती है। और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, वृत्त का आकार कैसा होता है? बताइए, ये भी प्रश्न है, देख सकते हैं आप कैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में कला में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वृत्त का आकार कैसा होता है? देखिए ये क्या है, आपका वृत्त है, इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आपका अगला है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अभी आपको पता है कि जैसे दो बिंदु है, दो बिंदु से केवल व केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? यानी पंचभुजाकार मतलब 5 भुजाएं होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5, 5 भुजा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, ये वो चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें तो कोई चीज़ समझाने वाला है नहीं। अगला देखिए, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में मीटर पूछ रहा है, तो कितने मीटर होगा? 10 मीटर। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 डेसीमीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। सॉरी दोस्तों, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 मीटर होते हैं। अगला, सबसे गहरी पेंसिल कौन सी है? अभी आपको पता है कि जब गहरा की बात करें तो बी वाला देखिए, और बी वाला में भी देखिएगा जिसकी संख्या अधिक होगा। देखिए यहाँ पे 8 भी दिया है, 4 भी दिया है, 2 भी दिया है, 6 भी। इसमें कौन सी बड़ी संख्या है? तो आपकी बड़ी संख्या 8 है ना, तो जब 8 है तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा कि सबसे गहरी पेंसिल कौन सी है? तो 8 भी है। ठीक है, अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या है आपका कि समबाहु त्रिभुज कौन सा है? तो समबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अभी आपको पता है, तो देखिए इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये जब किया देखिए ऐसे बना है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और ये क्या है? वृत्त है, और ये क्या है? आपका आयत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखिएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सही सूत्र जो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि निम्नलिखित आकृति में से कौन सा समचतुर्भुज है? देखिए समचतुर्भुज, अच्छा यहाँ पे पूछा है समचतुर्भुज नहीं है। पहले समचतुर्भुज की विशेषता देख लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसकी सभी भुजाएं बराबर है, इसीलिए यहाँ पे नहीं पूछा है। तो ये समचतुर्भुज है, ये भी है समचतुर्भुज, ये भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई 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 दिया, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन आपका क्या है कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए बी सी डी सभी ऑप्शन में आपका क्या है? समचतुर्भुज है। इसलिए कि देखिए यहाँ पे जो बनाया है सभी क्या है? भुजाएं जब बराबर है तो सभी जो होता है यहाँ पे समचतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कोई दूसरा एक होना चाहिए था। इस ऑप्शन के अनुसार तो सभी समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की विशेषता होती है कि सभी भुजाएं बराबर होने चाहिए। यहाँ पे सभी भुजा बराबर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, इसलिए सभी समचतुर्भुज है। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल आपका है, देख सकते हैं यहाँ पे 19 नंबर का देखिए, त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या होता है, और त्रिज्या आप क्या दिया? आर दिया, तो 2r हो जाएगा। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? देखिए जैसे ये वृत्त है, इसके चारों चक्कर लगाएंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा? 360। ठीक है, तो एक कोण दिए 120 का, तो 360 में से 120 को घटा लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा कोण आपको पता चल जाएगा कितना आ गया? 240। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को आलेखन कला, प्राविधिक कला के जितने भी वायरल प्रश्न है सभी प्रश्नों को आपको कराए हैं। आप प्रश्नों को देख के समझ सकते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कला से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आप सभी को अगले प्रश्नों को बताते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, खंड ख है। खंड ख में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्र करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न कितने नंबर का है? 30 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक दृश्य इसको कीजिए, या अथवा में दिए आलेखन कला, प्राविधिक कला, यानी 3 प्रश्न, एक ये हुआ, 2 हुआ, 3। इन तीनों में से किसी एक का ही उत्तर आपको देना है। ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा, तीनों में से किसको देना है? किसी एक का ही उत्तर देना है। चलिए अब सभी प्रश्नों का आपको चित्र भी दिखाएंगे कि कैसा चित्र आपके बोर्ड के एग्जाम में बनाना है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना है, ये 30 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का है? 30 नंबर का। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर इसके बाद आपको चित्र दिखाते हैं।
दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 गुणे 25 सेंटीमीटर का आयताकार माप में उषाकालीन ग्रामीण दृश्य का चित्रण कीजिए। आपके चित्रण में झोपड़ी होनी चाहिए। झोपड़ियों के पीछे छोटे बड़े पेड़ होना चाहिए। आकाश में उड़ते पक्षी, पेड़ों के पीछे उगता सूरज दिखना चाहिए। चित्र में जल रंगों या पेस्टल रंगों का प्रयोग आपको करना है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना और इसी पे देखिए आपको नंबर मिलने वाले हैं। देखिए पहला पॉइंट है, सही रचना परिप्रेक्ष्य बनाएंगे तो 10 नंबर आता है। इस पर संयोजन रहेगा तो 5 नंबर। सुसंगत रंगों के यदि आप चयन करते हैं तो 10 नंबर मिलेगा। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव बनाएंगे तो टोटल 5 नंबर का। ये टोटल प्रश्न कितने नंबर का रहेगा? 30 नंबर का। अब देखिए आपके सामने इस प्रश्न को दिखाते हैं कि इसका उत्तर आपको कैसे देना रहेगा। देखिए आपको क्या करना है कि आपको 20 लंबाई खींच लेंगे और ये जो चौड़ाई है 15 के खींच लीजिए। इतना खींचने के बाद देखिए आपको जैसे कहा वही आपको प्रयोग करना है। यहाँ पे आपको झोपड़ी बनाना है और झोपड़ी के यहाँ पे उगता सूरज दिखा देना। देखिए कैसे सूरज दिखा, पीला कलर है, हल्का सा लाल है। फिर उड़ते हुए पक्षी को दिखाना है। देखिए यहाँ पे क्या है, उड़ते हुए पक्षी है और इसके पीछे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा, ठीक है, पेड़ पौधा है ना। इस तरह आपको क्या करना है, बनाना है। इस चित्र को देख लीजिए कितना सुंदर और कितना स्वच्छ है। इसी प्रकार से आप बोर्ड के एग्जाम में यदि बनाते हैं और जल रंग, पेस्टल रंग इन्हीं को कहते हैं, जैसे ये कलर होता है, इन कलरों का यदि अच्छे से प्रयोग करते हैं, सुसंजय प्रयोग करते हैं तो आपको 30 नंबर का प्रश्न रहेगा। टोटल 30 नंबर इस पर आपको मिल जाएगा। देखिए कितना ये स्वच्छ सुंदर बनाया गया है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड के एग्जाम में इन चित्रों को बनाना है। तो जितना प्रश्न में कहता है वही आपको बनाना रहता है। जैसे झोपड़ी का है तो आप झोपड़ी बनाइएगा, सूरज को बारे में कहा है तो सूरज बनाइएगा, पेड़ पौधा का है तो पेड़ पौधों का दिखा दीजिए, उड़ते हुए पक्षी हैं तो उड़ते हुए पक्षी को दिखाइएगा, आदमी नहीं कहा है तो यहाँ से व्यक्ति को, आप आदमी को यहाँ से हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एकदम स्वच्छ एवं सुंदर यदि आप बनाते हैं तो टोटल इस पर 30 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी प्रश्न पर डाउट किसी प्रकार का होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए प्राकृतिक दृश्य से संबंधित आपका चित्र था। अब अगला प्रश्न देखिए, यदि आपको ये प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो छोड़ दीजिएगा, अगला देख लीजिए। अथवा में देखिए आलेखन कला आप कर सकते हैं। देखिए आलेखन कला पहले आप देखिए, फिर इससे संबंधित कैसे आपको चित्र बनाना है वो आपको चित्र भी दिखाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि 20 सेंटीमीटर व्यास की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे व्यास और वृत्त में बनाना है आपको। वृत्त में अल्पना डिजाइन की मौलिक इकाई बनाइए जो दशहरा पर्व हेतु आलेखन भारतीय फूल, यानी भारतीय फूल होना चाहिए, पत्तियों कलियों पर आधारित हो, ट्रेसिंग करना वर्जित है, आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का ही प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ पे इससे संबंधित ये प्रश्न जो है ये आपके पेपर में टोटल 30 नंबर का रहेगा। देखिए आप इकाई के मौलिकता को सही से दर्शाते हैं तो 10 नंबर, लयात्मक रेखाएं सही से दर्शाएंगे तो 5 नंबर, रंगों का चयन अच्छे प्रकार से करते हैं फिर भी उस पर भी 10 नंबर मिलेगा, साथ में आकर्षण सामान्य प्रभाव रहेगा तो उस पर 5 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से होता है। देखिए इस प्रश्न का अब देखिए पहले चित्र आपको दिखाते हैं। देखिए आपके सामने चित्र, आपको क्या करना है कि जो 20 सेंटीमीटर व्यास का एक पहले वृत्त बना लेंगे। अब वृत्त बनाने के बाद इसमें फूल और कलियों का दिखा देंगे। देखिए ये फूल है, फूल के बाद यहाँ पे पत्ती के बारे में कहा है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पत्ती यहाँ पे दिखा देंगे, पत्ती बना लेंगे। पत्ती के बारे में फिर यहाँ से आप यहाँ से दिखा सकते हैं, फूल को दिखा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रंगों का प्रयोग किया गया है, 3 रंगों का प्रयोग किया था। देखिए 1 2 और यहाँ पे 3 रंग हो गए ना, 1 2 3, और हल्का हल्का से कोई दूसरे रंग भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, मगर 3 रंग से कम रंग प्रयोग मत कीजिए, 3 से अधिक 1 4 रंग 5 रंग कर सकते हैं हल्का फुल्का। मतलब आकर्षित ऐसे बनाएगा चित्र कि वो आपके एग्जामिनर देखे तो तुरंत देखते ही वो आपको नंबर दे दे, यानी एकदम जो चित्र होता है देखने में आकर्षित हो। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पूरे चित्र को देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है। तो इसी प्रकार से आप बोर्ड के एग्जाम में इस प्रश्नों का उत्तर दे के आइएगा, आपको पूरे नंबर 30 नंबर मिलेगा। तो चाहे आप इस प्रश्न को कीजिएगा, चाहे आपको प्राकृतिक दृश्य वाला बताएं, दोनों में से किसी एक को ही प्रैक्टिस कर लीजिए और इन दोनों में से ही किसी एक का ही उत्तर देके आप बोर्ड के एग्जाम में आइएगा। ठीक है, देखिए आपके सामने प्राविधिक कला है। यदि आपको उन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है तो आपके ऑप्शन सामने ये है, आप 30 नंबर इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। पहले इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर देखिए निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना की, ठीक है, प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना की रेखाओं को न मिटाएं। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए।
इसे भी अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ लगाएं। अब देखिए इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न दिया है, इन 5 में से आप 3 का उत्तर देना रहता है। आप प्रश्नों को बता देते हैं, आप देख लीजिएगा, जो आपको पसंद आए, जो आपको आता है वो प्रश्न आप बोर्ड के एग्जाम में कीजिएगा। आपको सामने कला में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। देखिए पहला है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समखष्टभुज की रचना करना है, या एक आयत क ख ग घ की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कर लीजिए। साथ में आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि 2 समान वृत्तों को एम ख की तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींचिए जिनकी त्रिज्याएं प्रत्येक 3 सेंटीमीटर का हो और उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना हो, 7 सेंटीमीटर का हो। साथ में अगला है कि एक त्रिभुज को ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 हो। त्रिभुज अ ब स में अ ब 7 सेंटीमीटर लेना है, ब स 6 सेंटीमीटर, अ और स 5 सेंटीमीटर के परिवृत्त की रचना करना है। ये टोटल आप इन प्रश्नों को देख लीजिए। 5 प्रश्न में से केवल 3 प्रश्न का ही उत्तर देना रहता है, ये भी 30 नंबर का है। तो आपके सामने जितने भी प्रश्न बताएं अथवा में बहुत ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, इसीलिए जब भी आप कला का जो पेपर आप हल कीजिएगा तो इसके निर्देश को पढ़ना मत भूलिएगा। निर्देश पढ़ना भूलेंगे तो आप गलतियाँ कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रारंभ होता है खंड ग। ये सभी के लिए एकदम अनिवार्य प्रश्न है। इसमें भी आपको अथवा में बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। इन प्रश्नों को देखिए, एक बार यदि पूरे पेपर को आप देख लेते हैं तो आप बोर्ड के एग्जाम में आसानी से सारे प्रश्नों को करके आएंगे, ठीक है। देखिए 22 नंबर का है। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, जैसे क है ख है, दोनों ही भागों के चित्र आपको बनाना है। टोटल 20 नंबर के प्रश्न रहेगा। पहला है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना है। अब देखिए आपके सामने कितने ऑप्शन हैं। 2 अमरूद पत्तियों सहित, पपीता, बैगन, गाजर, यानी इन सभी में से केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देना। देखिए कितने ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है कि रेखा सष्ट होना चाहिए, आकृति का अनुरूपता होना। कुल मिलाकर सीधा सीधा ये मतलब होता है कि जो आकृति आप बना रहे हैं वो स्वच्छ एवं सुंदर होना चाहिए जिससे वो आकर्षित लगे, ठीक है। और 15 सेंटीमीटर से कम मत रखिएगा, 15 सेंटीमीटर से अधिक होगा वो चलेगा, ठीक है, लेकिन 15 सेंटीमीटर से कम मत रखिएगा। चलिए इसमें से आपको एक का आंसर बताते हैं। देखिए आप बोर्ड के एग्जाम में इस प्रकार से अमरूद बना दीजिएगा, यहाँ से 2 पत्तियाँ निकाल दीजिएगा और पेंसिल से ऐसे ब्लैक करके बना दीजिएगा। तो आप अमरूद का प्रैक्टिस कर लीजिए। बोर्ड के एग्जाम में हर साल अमरूद आता है बनाने के लिए, तो आप अमरूद बना लीजिए, चाहे बैगन का बना प्रैक्टिस कर लीजिए। यानी कि वायरल प्रश्न रहते हैं जो हर साल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो आप अमरूद को देखिए कितने सुंदर डिजाइन से बनाया गया है। तो इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करके अमरूद को बनाना सीख लीजिए और बोर्ड के एग्जाम में बना के आइए। पूरा टोटल इस पर 10 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप इस प्रश्न का उत्तर जान गए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये भी 10 नंबर का रहेगा। अब देखिए आपके सामने कितने ऑप्शन हैं। बैट बॉल बना सकते हैं, टेबल लैंप बना सकते हैं, बाल्टी तथा मग बना सकते हैं, खुली किताब तथा पेन बना सकते हैं। इन चारों में से किसी एक का ही उत्तर आपको बोर्ड के एग्जाम में देना है, ठीक है। तो चलिए आपको एक प्रश्न का उत्तर बताते हैं। सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ये टेबल लैंप है, आप इस प्रकार से टेबल लैंप बना सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर बना है। इसी तरह आप प्रैक्टिस कर लीजिए लैंप का। ये देख सकते हैं चित्र कैसे बनाया, तो टेबल लैंप का प्रैक्टिस कर लीजिए, या बाल्टी और मग का प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपके हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो वायरल प्रश्न आपको बता दी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और स्वच्छ बनाया गया है। और इसी तरह पेंसिल की सहायता से ही बनाना है। इसमें आप कलर का यूज नहीं कर सकते। कलर का यूज करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। सिर्फ केवल और केवल पेंसिल का ही प्रयोग करके ही आपको बनाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सभी कला के जितने वायरल प्रश्न थे आप सभी को बताए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। आपके बहुविकल्पी जो प्रश्न है अथवा वाले सभी निर्देश को एकदम ध्यान से पढ़ के आप सभी को समझाएं। फिर भी किसी भी प्रश्न में आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो प्रिय छात्र, आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चलो साथ में सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का जितने भी वायरल पेपर है सभी पेपर करा रहे हैं। तो जैसे ही हम कोई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो इसलिए आप चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।